लास्ट वीडियो में हमने देखा रेड कैंडल टाउन, एक अनपेक्षित पड़ाव। सारांश। रेड कैंडल टाउन की ऊंची दीवारों के सामने पहुंचते ही चेन पिंगान और उसका दल एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। गेट पर तैनात सैनिकों ने उनसे पहचान पत्र मांगे, जिनके बारे में बेचारे पिंगान को कोई अंदाजा ही नहीं था। तभी चालाक अलियांग ने अपनी जेब से एक पुराना दस्तावेज निकाला और मुस्कुराते हुए अपने साथियों को हैरान छोड़ अकेले ही शहर के अंदर चला गया। जू हे ने जब एक सैनिक को रिश्वत देने की कोशिश की तो स्थिति और बिगड़ गई। सैनिक ने गुस्से में उस पर अपनी बर्ची तान दी। माहौल तनावपूर्ण हो गया था। तभी पिलो रिले स्टेशन के डिप्टी चेंग शेंग वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके कबीले के मुखिया ने पहले ही पत्र भेजकर उनके आने की सूचना दे दी थी। शहर के अंदर का नजारा जादुई था। बाजार, हथियारों की दुकानें और चहल पहल से भरी गलियां। ऐसा लग रहा था मानो कोई उत्सव हो। रिले स्टेशन पहुंचने पर सबको अपने घर से आए पत्र मिले। लिन शॉई को अपने पत्र के साथ 300 चांदी के सिक्कों का एक बड़ा नोट मिला, लेकिन पत्र की रूखी बातों ने उसे गहरा दुख पहुंचाया। ली बाओपिंग को अपने पिता और भाइयों से 3 लंबे पत्र मिले, जिनमें ढेर सारा प्यार, चिंता और घर की छोटी छोटी यादें थीं। चेन पिंगान को रुआन सिउ का पत्र मिला, जिसमें डाउन ट्रोडन माउंटेन पर नियुक्त हुए नए माउंटेन गॉड की खुशखबरी थी। रात ढलते ही चेंग शेंग ने उन्हें रेड कैंडल टाउन की नदियों और वहां के माउंटेन लॉर्ड की पुरानी कहानियां सुनाईं। यह शहर जितना सुंदर था, इसके पीछे का इतिहास उतना ही गहरा और रहस्यों से भरा था। एबी आगी। रेड कैंडल टाउन, बाजार और रहस्यमयी मुलाकातें। चेंग शेंग ने उन्हें बताया कि रेड कैंडल टाउन में कोई कर्फ्यू नहीं है। शहर के पश्चिमी हिस्से में एक बाजार भी था, और भले ही वह छोटा था, लेकिन वहां जरूरत की हर चीज मौजूद थी। हर तरह का सामान और अनूठी चीजें वहां मिल सकती थीं। यह जानने के बाद कि चेन पिंगान और बाकी लोगों को अपनी अकादमी की यात्रा के लिए जरूरी सामान खरीदना है, चेंग शेंग ने खुद उनका गाइड बनने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें काफी आसानी होगी, और कम से कम व्यापारी उनसे मनमानी कीमतें वसूलने की हिम्मत नहीं करेंगे। चेन पिंगान ने अलियांग की ओर देखा, जो यहां एक बार पहले भी आ चुका था। बांस की टोपी पहने उस व्यक्ति ने सिर हिलाकर सहमति दी। उसने कहा कि वह केवल नदी के 2 किनारों के आसपास के इलाके से परिचित है, और वह इस बाजार में पहले कभी नहीं आया। चेंग शेंग और अलियांग ने एक दूसरे की ओर देखा, और उन दोनों अनुभवी पुरुषों के बीच एक गहरी, समझदारी भरी मुस्कान तैर गई। फू इनलेट में लगभग 100 सजावटी नावें थीं, जो अलग अलग आकार और प्रकार की थीं। वे हर रात इनलेट से बाहर निकलती और नदी के रास्ते रेड कैंडल टाउन में दाखिल होती। शहर का एक चक्कर लगाने के बाद वे नावें वापस फू इनलेट लौट जाती। इस दौरान पुरुष शराब और मनोरंजन के लिए लगातार इन नावों पर सवार होते थे। भले ही रेड कैंडल टाउन की वे नाविक महिलाएं और वेश्याएं समाज के निचले तबके की मानी जाती थीं, लेकिन उनका प्रबंधन सीधे राजधानी के शाही संगीत कार्यालय, इंपीरियल म्यूजिक ऑफिस, द्वारा किया जाता था। हकीकत तो यह थी कि स्थानीय जिला मजिस्ट्रेटों के पास भी इन महिलाओं का दर्जा बढ़ाकर उन्हें सामान्य नागरिक बनाने का अधिकार नहीं था। इसलिए रेड कैंडल टाउन में यह अफवाह फैली हुई थी कि इन महिलाओं के पूर्वज कभी डिवाइन वाटर नेशन के शाही परिवार के सदस्य और प्रतिष्ठित अधिकारी थे। स्थानीय अधिकारी चेंग शेंग के मार्गदर्शन में चेन पिंगान और बाकी लोग शहर के पश्चिम में स्थित बाजार की ओर चल पड़े। वे जितना पश्चिम की ओर बढ़ते, चहल पहल उतनी ही बढ़ती जाती। यह जानने के बाद कि दक्षिण की ओर जाने वाले 100 किलोमीटर के नदी मार्ग में कई कस्बे और रिले स्टेशन हैं, चेन पिंगान ने सारा सामान यहीं से खरीदने का विचार छोड़ दिया। उसने चावल या सूखे मांस का जरूरत से ज्यादा स्टॉक नहीं किया। हालांकि उसने एक दवा की दुकान से कई औषधियां और मरहम खरीदे, जो सर्दी, लू, खरोंच और अन्य छोटी समस्याओं के इलाज के काम आते थे। भुगतान करते समय चेन पिंगान को अपने गृहनगर और रेड कैंडल टाउन के बीच का अंतर महसूस हुआ। उसे पता चला कि चांदी का एक पूरा सिक्का मिलना यहां बहुत दुर्लभ था। इसलिए चेन पिंगान ने अपनी उच्च गुणवत्ता वाली चांदी को तांबे के सिक्कों, हेवनली ब्रिलियंस इंगोट्स, में बदलने का फैसला किया। उसकी चांदी इतनी शुद्ध थी कि उसे बदले में 200 अतिरिक्त तांबे के सिक्के मिले। इससे चेन पिंगान के मन में रुआन सिउ के प्रति कृतज्ञता और भी बढ़ गई। रिले स्टेशन के डिप्टी साथ थे, इसलिए बाजार की यात्रा बहुत आसान रही।
आप किसी अनौपचारिक अधिकारी को मामूली नहीं समझ सकते, खासकर चेंग शेंग जैसे व्यक्ति को जो अक्सर बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली व्यापारियों से मिलता रहता था। आम लोगों की नजरों में ऐसा व्यक्ति किसी सर्वशक्तिमान देवता से कम नहीं था। दुकानदार उन्हें सम्मान से लॉर्ड चेंग कहकर पुकार रहे थे, मानो वे कोई साक्षात बोधिसत्व हों। ली हुआई पूरे समय बहुत सहमा हुआ था, और वह अलियांग की पीठ के पीछे छिपकर कभी कभी सिर बाहर निकालता। अलियांग ने उसे चिढ़ाया और डरपोक मुर्गा कहा जो सिर्फ घर में शेर बनता है। ली हुआई चिल्लाकर बहस करने ही वाला था, लेकिन राहगीरों की उत्सुक नजरों को देखकर उसने अपना सिर झुका लिया और सुस्त कदमों से अलियांग के पीछे चलने लगा। अलियांग को इसमें बड़ा मजा आ रहा था और वह बीच बीच में ली हुआई के सिर पर थपकी मार देता। छोटा लड़का गुस्से से लाल था, पर धमाका करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यह उसके लिए बहुत घुटन भरा था। इस बीच लिन शॉय हमेशा की तरह शांत और अलग थलग बना रहा। चूंकि इन चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने दखल नहीं दिया। वहीं ली बाओपिंग अपना सिर ऊंचा करके और गर्व से अपनी छाती फुलाकर चल रही थी। अपनी पीठ पर वह हरी बांस की किताबों वाली अलमारी लादे हुए। ऐसा लग रहा था मानो वह राहगीरों को खींचकर अपनी अलमारी दिखाना चाहती हो और बताना चाहती हो कि इसे उसके जूनियर अंकल ने खुद बनाया है। बाजार में उत्तर से दक्षिण तक फैली दो मुख्य सड़कें थीं। माउंटेन व्यूइंग स्ट्रीट पर टहलने के बाद वे एक गली से होते हुए रिवर व्यूइंग स्ट्रीट की ओर बढ़े। तभी एक शांत किताबों की दुकान के पास चेन पिंगान रुक गया। उसने चेंग शेंग को सूचित किया और मुस्कुराते हुए तीनों बच्चों से कहा, तुम तीनों एक एक किताब खरीद सकते हो, वह कितनी भी महंगी क्यों न हो, बस वह मेरी पहुंच में होनी चाहिए। किताबों की दुकान बहुत छोटी थी, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 6 मीटर थी। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि दोनों तरफ केवल 2 ऊंची अलमारियां थीं। दुकान के दूसरे छोर पर काले रंग की पोशाक चंगशान पहने एक युवक बैठा था। वह पैर पर पैर चढ़ाए आंखें बंद किए आराम कर रहा था। उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ पंखा था, जिसे वह अपनी हथेली पर ताल के साथ थपथपाते हुए कोई धुन गुनगुना रहा था। वह युवक सुंदर लेकिन कुछ कोमल व्यक्तित्व का लग रहा था। उसमें अन्य व्यापारियों की तरह लालच की गंध नहीं थी। ज़ूलू उसे देखकर ठिठक गई। उसने शायद उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटे से शहर के बाजार में इतना परिष्कृत और शानदार व्यक्ति मिलेगा। उस युवक ने अपनी आंखें नहीं खोली और एक आलस भरी आवाज में कहा, मेरी दुकान की किताबों पर कोई मोलभाव नहीं होगा। आप इन किताबों से लाभ उठाते हैं या नहीं, यह सब आपकी अपनी अवलोकन क्षमता पर निर्भर करता है। चेंग शेंग ने जूहे को समझाया, यह दुकान रेड कैंडल टाउन में काफी मशहूर है। विद्वान अक्सर यहां आते हैं, लेकिन दुकानदार काफी सनकी है। वह किताबें बाजार मूल्य से बहुत महंगी बेचता है और लोगों को दुकान से बाहर निकालने में जरा भी संकोच नहीं करता, चाहे ग्राहक का ओहदा कुछ भी हो। जूहे ने समझदारी में सिर हिलाया। उसे लगा कि यह व्यक्ति शायद कोई जिद्दी विद्वान है जो दुनियादारी नहीं समझता। उसे विद्वानों से वैसे भी चिढ़ थी। ली बाओपिंग ने अपनी गर्दन घुमाकर एक उपयुक्त किताब की तलाश शुरू की। अंत में छोटी लड़की ने 300 तांबे के सिक्कों वाली एक यात्रा डायरी चुनी। लिन शॉय ने अलमारियों का निरीक्षण किया और 400 तांबे के सिक्कों की एक फेंग शुई की किताब ली। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए दोनों के लिए सहमति दे दी। तभी शरारती ली हुआई ने सबसे ऊपर रखी एक नई किताब उठाने की कोशिश की। उस किताब की कीमत 9 टैल्स और 2 सिक्के थी। कीमत देखकर ली हुआई बुरी तरह घबरा गया और उसे वापस रखने की कोशिश में किताब हाथ से छूटकर धप से जमीन पर गिर गई। दुकानदार ने आंखें खोलीं और कड़क कर कहा, नुकसान किया है तो खरीदना होगा। सेवर्ड वाटरक्लिफ का नवीनतम संस्करण 9 टैल्स और 2 सिक्के। ली हुआई की किसी अजनबी से बहस करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने रोनी सूरत बनाकर चेन पिंगान की ओर देखा। पिंगान ने पूछा, अगर मैं इसे खरीद लूं तो क्या तुम इसे पढ़ोगे? ली हुआई ने जोर से सिर हिलाया और पिंगान ने उसे खरीद लिया। जब वे दुकान से बाहर निकले, जूहे को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह युवक अभी भी दरवाजे के सहारे खड़ा उन्हें देख रहा था। जूहे की नजर मिलते ही उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जूहे ने अलियांग से पूछा, सीनियर अलियांग, क्या उस दुकानदार में कुछ अजीब है? अलियांग ने अपनी बांस की टोपी ठीक की और एक अजीब जवाब दिया, उसकी तुलना में असली मुश्किलें तो अभी आगे हैं।
लेकिन उनका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उधर रशिंग ट्रैंक्विल रिवर का पानी अपनी चरम उग्रता पर था। उफनती लहरों के बीच पत्थर के एक स्तंभ पर एक आदमी बैठा शराब पी रहा था। दूरी पर एक लाल रोशनी करीब आई। यह एक कुबड़ वाला बूढ़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ी लाल लालटेन थी। वह पत्थर के स्तंभों का सहारा लेकर पानी की सतह पर किसी ड्रैगन फ्लाई की तरह उड़ता हुआ आया। अचानक आसमान से एक शक्तिशाली आकृति उतरी और एक स्तंभ पर लैंड किया। वह पत्थर का स्तंभ धमाके के साथ बिखर गया, लेकिन वह व्यक्ति पानी पर अडिग खड़ा रहा। दूसरी ओर एक मध्यम आयु वर्ग की महिला नदी की धारा के विपरीत सहजता से चल रही थी। उसके सिर के ऊपर एक चमकता हुआ मोती तैर रहा था, जिसने नदी के तल को दिन की तरह रोशन कर दिया था। उसने एक थकी हुई आवाज में कहा, मैं 50 किलोमीटर तक इस नदी में चली, लेकिन मुझे एक भी खजाना नहीं मिला। किसने कहा था कि यहां कीमती चीजें मिलेंगी? स्तंभ पर बैठे आदमी ने नदी के तल की ओर देखा और शांति से कहा, हमारे भगवान पहले ही रेड कैंडल टाउन पहुंच चुके हैं। कुबड़ वाले बूढ़े ने अपनी लाल लालटेन हिलाई और कर्कश आवाज में हंसते हुए कहा, भगवान खुद आए हैं तो फिर हम चारों की यहां क्या जरूरत है? सिर्फ उनके लिए तालियां बजाने के लिए? आदमी ने शराब का एक घूंट भरा और गंभीरता से जवाब दिया, उम्मीद है कि ऐसा ही हो। नदी का दृश्य और छिपे हुए रहस्य। रिवर व्यूइंग स्ट्रीट पर टहलने के बाद उन्होंने अपनी जरूरत का सारा सामान खरीद लिया। चेन पिंगान बस निकलने ही वाला था, लेकिन अलियांग ने अचानक सुझाव दिया कि उन्हें एक नाव लेनी चाहिए और रशिंग ट्रैंक्विल रिवर के रात के नज़ारों का आनंद लेना चाहिए। बहुत कम लोगों ने इसमें रुचि दिखाई और केवल लिन शॉई ने सहमति में सिर हिलाया। चेन पिंगान को रिले स्टेशन के कमरों में सारा सामान रखने के बाद पानी के इस खतरनाक हिस्से को देखने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि ली बाओपिंग ने उसकी आस्तीन खींची और चेन पिंगान तुरंत उसकी इच्छा समझ गया। उसने अपने हाथ में सिक्कों की थैली को तौला। वहां तंगहुलू खरीदने के लिए पर्याप्त तांबे के सिक्के थे। जूलू अपने पिता को हथियारों की कुछ दुकानों पर ले गई। इस बीच ली हुआई ने शिकायत की कि उसे भूख लगी है, इसलिए अलियांग ने चेंग शेंग से उसे देर रात के नाश्ते के लिए पिलो रिले स्टेशन वापस ले जाने को कहा। चेन पिंगान और बाकी लोग अलग हो गए। लिन शॉई अलियांग के बगल में चल रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, सीनियर, आपने कहा था कि ली हुआई सबसे भाग्यशाली है। क्या वह नई दिखने वाली सेवर्ड वाटर क्लिफ की किताब सबसे कीमती है? अलियांग ने धीरे से सिर हिलाया और खुलासा किया, यह केवल नई दिखती है। हकीकत में यह काफी सालों पुरानी है। किताब की सामग्री की तो कोई कीमत नहीं है। यह सिर्फ पानी के तत्व की खेती, कल्टीवेशन की तकनीकों के बारे में कुछ भी बकवास है। यह दूसरों को धोखा देने के लिए है। हालांकि किताब की सामग्री काफी मूल्यवान है और कुछ 100 सालों तक कहीं रखे जाने के बाद भी इस किताब पर कीड़े हमला नहीं करेंगे। अलियांग ने अपनी कमर से छोटा कद्दू गोड खोला और शराब का एक घूंट भरकर आगे कहा, इसके अलावा अगर मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया है तो उस किताब में कुछ सिल्वरफिश ने पहले ही अपना घर बना लिया है। बेशक तुम लोग उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख पाते। ये सिल्वरफिश एक प्रकार की रहस्यमयी आत्माएं हैं। ये बेहद छोटे कीड़े हैं जो शब्दों और अक्षरों के चारों ओर वैसे ही तैरना पसंद करते हैं जैसे मछलियां मूंगों कोरल्स के चारों ओर तैरती हैं। सिल्वरफिश शब्दों के भीतर मौजूद सार और आत्मा को खाती हैं और परिपक्व होने के बाद वे एक बाल की चौड़ाई से ज्यादा मोटी नहीं होती। दुनिया में कई प्रकार की सिल्वरफिश मौजूद हैं और ली हुआई की किताब की सिल्वरफिश को केवल साधारण माना जा सकता है। हालांकि अगर यह किताब किसी ऐसे अधिकारी या रईस को बेची जाए जिसे अजीबोगरीब चीजों में गहरी दिलचस्पी हो, तो मेरा अनुमान है कि इसकी कीमत कम से कम 3000 चांदी के सिक्के टेल्स होगी। इस लिहाज से यह उस दुकान की सबसे कीमती किताबों में से एक थी। लिन शॉई आश्चर्य से अवाक रह गया। ये ऐसी सिल्वरफिश थीं जो दिखाई नहीं देती थीं, फिर भी उनकी कीमत कम से कम 3000 चांदी के सिक्के हो सकती थी। शायद उनके गृहनगर के बाहर की दुनिया में पैसा सबसे बेकार चीज थी। अलियांग ने उसके विचारों को पढ़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम भविष्य में वास्तव में साधना कल्टीवेशन के मार्ग में प्रवेश करोगे तो समझोगे कि सोना और चांदी पानी की तरह बहने वाली चीजें हैं। भले ही तुम्हारे पास उनका पहाड़ हो, तुम पाओगे कि तुम एक पल में सब कुछ खर्च कर सकते हो। लिन शॉई ने समझदारी में सिर हिलाया। अलियांग मुस्कुराया और बोला, अगर चेन पिंगान होता
तो शायद वह इस सिद्धांत को नहीं समझ पाता। लिन शॉई ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, चूंकि यह पैसे से संबंधित है, मुझे यकीन है कि वह इसे जरूर समझ जाएगा। अलियांग ठहाका मारकर हंस पड़ा। वे नदी के व्यस्त किनारों पर पहुंचे। लिन शॉई को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। उसे अपने गृहनगर की शांत और ठंडी रातों की आदत थी, खासकर तब जब वह सांस लेता और इत्र और पाउडर की खुशबू सूंघता। ये गंध शुरू में सुगंधित लग रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे मिकली आने लगी। गली से बाहर निकलते ही नजारा एकदम खुल गया। नदी के दोनों ओर नीले पत्थरों की पट्टियां बिछी थीं और हवा में युवतियों की हंसी और बातचीत गूंज रही थी। कई खूबसूरत महिलाएं ऊंची इमारतों की रेलिंग के सहारे झुकी थीं और अपनी कोमल भुजाएं दिखा रही थीं। लाल और हरे रंग की पोशाकों में, लटकते लालटेन की रोशनी में, वे युवतियां और भी आकर्षक लग रही थीं। नदी में तरह तरह की सजी हुई नावें धीरे धीरे तैर रही थीं। केबिनों पर बांस के पर्दे लगे थे। ऊंची इमारतों की महिलाओं के विपरीत नावों पर बैठी युवतियां अधिक परिष्कृत और सौम्य लग रही थीं। लिन शॉई घबराया हुआ था। उसने पूछा, सीनियर अलियांग, क्या आपने नहीं कहा था कि हम रात के नज़ारों का आनंद लेने के लिए नाव की सवारी करेंगे? अलियांग ने जानबूझकर शरारत भरे अंदाज में जवाब दिया, चूंकि यह 3 नदियों का संगम है, इसलिए इस हिस्से को भी रशिंग ट्रैंक्विल रिवर का हिस्सा माना जा सकता है। अलियांग नदी के किनारे बैठ गया और गुजरती हुई नावों को देखने लगा। जब भी कोई नाव वाली उसकी ओर इशारा करती, वह अपने छोटे कद्दू से शराब का घूंट भरता और धीरे से बुदबुदाता। लिन शॉई ने कान लगाकर सुना। वह कुछ ऐसे शब्द बोल रहा था जैसे, खुद को पवित्र रखना, मैं एक सज्जन हूं, सुंदरियां पुरुषों का पतन करती हैं। लिन शॉई अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसे समझ आया कि सीनियर अलियांग की हालत भी उससे बेहतर नहीं थी। तभी पास से गुजरती एक नाव पर एक साधारण दिखने वाली महिला बैठी थी। वह किसी रईस महिला की तरह लग रही थी। उसके पीछे नाव चलाने वाली किशोर लड़की काफी सुंदर थी। अलियांग खड़ा हुआ और जैसे ही नाव पास आई, उसने एक चमकता हुआ सोने का सिक्का निकाला और पूछा, क्या यह काफी है? महिला मुस्कुराई, लेकिन उसने न तो हाँ कहा नहीं ना। उसकी नजर अलियांग को छोड़कर पीछे खड़े लड़के लिन शॉई पर टिक गई। उसने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह युवा स्वामी अकेले नाव पर सवार हो सकता है। अलियांग ने जल्दी से सोने का सिक्का वापस रखा और चिल्लाया, यह लड़का कंगाल है। इसके पास एक पैसा नहीं है। महिला ने कोमल आवाज में कहा, मैं उसे मुफ्त में सवार होने दे सकती हूं। वह किशोर लड़की भी लिन शॉई को देखकर शर्मा गई। अलियांग का चेहरा देखने लायक था। इतना पैसा देने के बाद भी उसे ठुकरा दिया गया और इस दुबले लिन शॉई को मुफ्त में बुलाया जा रहा था। कितना शर्मनाक है। अलियांग बुदबुदाया। महिला ने मुस्कुराते हुए लिन शॉई से पूछा, तुम नहीं आओगे? लिन शॉई ने इनकार में सिर हिला दिया। अलियांग दुखी होकर बैठ गया और बोला, लड़के, जल्दी से नाव पर चढ़ जाओ। फूल वाली शराब, फ्लावर वाइन से बढ़कर दुनिया में क्या है? यह मौका हाथ से मत जाने दो। लिन शॉई अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि अलियांग की पीठ के पीछे अपनी आंखें घुमाईं। उधर जूलू अपने लिए एक खंजर खरीदना चाहती थी, लेकिन दुकान बंद हो चुकी थी। जूहे ने उसे दिलासा दिया। जूलू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, युवा स्वामी ने मेरे लिए पत्र के अंत में कुछ नोट्स लिखे थे। वह राजधानी के बारे में बताने लगी, जहां लोग अजगरों और दिव्य सारसों पर सवार होकर गलियों में घूमते हैं। जहां शहर के दक्षिणी गेट पर 15 मीटर ऊंचे जीवित द्वारपाल, डोर गॉड्स, हैं। जूहे ने उसे याद दिलाया कि वह जनरेशनल सर्वेंट, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकर है। जूलू की आंखों में एक चमक थी। उसने कहा कि राजधानी पहुंचने पर इस निम्न स्थिति से मुक्त होने के लाखों तरीके होंगे। उसने सेना में शामिल होने और सम्मान पाने का सपना देखा। जूहे ने उसे समझाया कि वह चेन पिंगान से माफी मांग ले, क्योंकि जो उसने गो टेबल माउंटेन में किया था वह गलत था। जूलू ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। रात की गहराई में रेड कैंडल टाउन के 2 मंदिरों में हलचल हुई। मिट्टी की मूर्तियों से धूल झाड़ने लगी और उनसे सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रेड कैंडल टाउन के उत्तर में गो टेबल पर्वतमाला में एक नग्न सीने वाला आदमी शराब का जार लिए चल रहा था। वह नशे में था, लेकिन उसका हर कदम 15 मीटर की दूरी तय कर रहा था। वह पर्वत की चोटी पर पहुंचा और जोर से जमीन पर पैर पटका। माउंटेन लॉर्ड वेइबो प्रकट हुए। उस आदमी ने वेइबो को बधाई दी कि वह अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गया है। फिर उसने सीधे पूछा, वह अलियांग नाम का तलवारबाज, वह कितना शक्तिशाली है? वेइबो चुप रहा।
उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। उसने ग्रेट ली एम्पायर के 2 शीर्ष योद्धाओं को मार दिया है, ली हो और हु यिंगलिन। सम्राट बहुत नाराज हैं। वे उससे स्पष्टीकरण चाहते हैं। वेइबो के चेहरे पर उदासी छा गई। उस आदमी ने चेतावनी दी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस मामले से दूर रहो, वरना तुम्हें फिर से रशिंग ट्रैंक्विल रिवर के तल में फेंक दिया जाएगा, और इस बार कोई तुम्हें वापस जोड़ने नहीं आएगा। वेइबो ने एक दर्द भरी मुस्कान दी। ग्रेट ली साम्राज्य, येफू पास की हलचल और गुप्त आदेश। ग्रेट ली साम्राज्य की सीमा पर येफू पास के द्वार पूरी तरह खुले हुए थे। शहर में तैनात घुड़सवारों की एक छोटी टुकड़ी ने रात के अंधेरे में कूच करने का फैसला किया। ऐसा वे शायद ही कभी करते थे। भले ही उनकी संख्या केवल 1000 थी, लेकिन घोड़ों के लोहे के खुरों की आवाज से धरती कांप रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई तेजी से युद्ध के नगाड़े बजा रहा हो। एक ऐसी आवाज जो किसी के भी खून में जोश भर दे। सड़क के किनारे एक जनरल ने अपनी लगाम खींची और घोड़े को रोक दिया। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। एक युवा लेफ्टिनेंट, जिसके चेहरे पर एक गहरा घाव था, तेजी से उनके पास आया। उसने अपनी गति धीमी की और जनरल के बगल में रुकते हुए दबी आवाज में पूछा, जनरल हान, उत्तर की ओर इस अचानक कूच और औचक हमले का कारण क्या है? येफू पास के उत्तर में तो साम्राज्य का विशाल क्षेत्र है। वहां डाकुओं का बड़ा गिरोह कैसे हो सकता है? और अगर है भी, तो उन्हें रोकना हमारी कैवलरी यूनिट की जिम्मेदारी तो नहीं होनी चाहिए, है ना? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पूछा जाना चाहिए, उस जनरल ने भारी आवाज में जवाब दिया। युवा लेफ्टिनेंट ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया, लेकिन उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। जनरल थोड़े हिचकिचाए। शायद वे भी अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, केवल हमारी यूनिट ही नहीं, बल्कि उत्तरी सीमा के लगभग आधे पैदल और घुड़सवार दस्ते आज रात उत्तर की ओर कूच कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट यह सुनकर दंग रह गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या यह 4 साल वाला मौसमी शिकार है? लेकिन यह तो सही मौसम नहीं है। जनरल ने अपने घोड़े की गर्दन सहलाते हुए जवाब दिया, जब हम वहां पहुंचेंगे तो युद्ध मंत्रालय खुद हमें आदेश दे देगा। हमें अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। रेड कैंडल टाउन से 100 किलोमीटर पश्चिम में एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर रिवर के बीचों बीच एक अकेला पहाड़ था। स्थानीय लोग इसे स्टीम्ड बन माउंटेन कहते थे। वहां माउंटेन लॉर्ड का एक मंदिर था, जहां चढ़ावे और धूप बत्ती का सिलसिला कभी नहीं थमता था। कहा जाता था कि यह मंदिर बहुत चमत्कारी है। वसंत की रात ठंडी थी। नदी की लहरों के बीच से 1 मीटर लंबी ग्रीन कार्प मछली तेजी से पहाड़ की ओर तैरती हुई दिखाई दी। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस मछली की पीठ पर चमकीले लाल कपड़ों में एक छोटा बच्चा बैठा था। वह बच्चा केवल 1 हथेली जितना लंबा था, और किसी घुड़सवार की तरह उसने मछली की मूंछों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था, चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह से गालियों की झड़ी लगी थी। मछली जैसे ही किनारे पहुंची, उसने बच्चे को जमीन पर पटक दिया। बच्चा धूल में लथपथ हो गया। उसने वापस जाती मछली को देखकर चिल्लाकर कहा, तेरी मालकिन एक कुतिया है। मछली ने पलटकर उसे घूरा तो बच्चा डर के मारे लगभग कांपने लगा और अच्छे लोग औरतों से बहस नहीं करते चिल्लाते हुए मंदिर की ओर भाग खड़ा हुआ। बच्चा जैसे तैसे मंदिर की दहलीज पार कर अंदर पहुंचा। उसने सामने खड़ी मिट्टी की मूर्ति की ओर हाथ नचाते हुए कहा, तुम्हारा मालिक नदी में डूबते डूबते बचा है। क्या तुम घुटने टेककर मेरा आदेश स्वीकार नहीं करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा सिर नहीं काट सकता? तभी एक जोरदार धप की आवाज हुई। वह लाल कपड़ों वाला बच्चा मंदिर से ऐसे बाहर फेंका गया जैसे कोई मामूली पत्थर हो। दहलीज पर एक छोटे कद का आदमी बैठा था। उसने डांटते हुए कहा, मंदिर में पैदा हुआ एक धूप बत्ती वाला लड़का होकर तू इस मालिक का मालिक बनने का नाटक कर रहा है। वह आदमी और बच्चा बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। आदमी ने पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। जब आदमी ने उसे मारने का नाटक किया तो बच्चे ने अपना सिर छुपाते हुए चिल्लाकर एक राज बताया। उसने कहा कि साम्राज्य के मंत्रालयों ने एक गुप्त आदेश जारी किया है। रेड कैंडल टाउन के 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी नदी और पहाड़ के देवताओं को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। उन्हें कहीं भी बाहर जाने या एकांत साधना मेडिटेशन करने की अनुमति नहीं है। उस आदमी ने गंभीर होकर रेड कैंडल टाउन की ओर देखा और बच्चे से कहा,
मैंने तुम्हारे लिए हवन कुंड सेंसर में कुछ खाना छोड़ा है, उसे आराम से खाना। इधर पिलो रिले स्टेशन लौटते समय चेंग शेंग ने देखा कि उसके बगल में चल रहा छोटा लड़का ली हुआई कभी दांत पीस रहा था तो कभी आहें भर रहा था। अंत में उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, पुराने चेंग, मेरे पास 30 तांबे के सिक्के हैं, क्या हम उस दुकान पर वापस जाकर कोई किताब खरीद सकते हैं? वहां सबसे सस्ती किताब कितने की होगी? चेंग शेंग को उसकी मासूमियत पर हंसी भी आई और दया भी। उसने बताया कि वह दुकान शहर की सबसे महंगी दुकान है। ली हुआई ने सिर हिलाया। वह उन 10 चांदी के सिक्कों का कर्ज उतारना चाहता था जो चेन पिंगान ने उसके लिए खर्च किए थे। ली हुआई भले ही शरारती था, लेकिन वह जानता था कि कौन उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। चेंग शेंग उसे वापस उस गली में ले गया। वहां दुकानदार मुस्कुराते हुए उनका इंतजार कर रहा था। तभी एक कुबड़ वाला बूढ़ा लालटेन लिए वहां आया। दुकानदार ने चेंग शेंग से कहा कि दुकान बंद हो रही है, वे फिर कभी आए। चेंग शेंग के जाने के बाद वह दुकानदार जो अब तक बहुत शांत था, एकदम विनम्र हो गया। उसने झुककर कहा, रशिंग ट्रैंक्विल रिवर का ली जिन आपको प्रणाम करता है। वह बूढ़ा असल में एक बहुत बड़ा अधिकारी था। उसने ली जिन से कहा कि एक मौका है, अगर वह साम्राज्य की मदद करे तो उसे नदी का आधिकारिक देवता बनाया जा सकता है। उसे बस एक आदमी पर नजर रखनी थी, एक आदमी जो बांस की टोपी पहने है, जिसकी कमर पर चांदी का छोटा कद्दू गोड बंधा है और जिसके साथ कुछ बच्चे हैं। ली जिन ने अपनी शक्ति से 2 रहस्यमय ग्रीन फिश निकाली और उन्हें उस आदमी का पीछा करने के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ जू लू ने कहा कि वह तंगहुलू खाना चाहती है। उसने 3 सीखें खरीदी, एक अपने लिए, एक अपनी मालकिन के लिए और एक चेन पिंगान के लिए। उसने अपने पिता जूहे से कहा कि वह आज रात चेन पिंगान से माफी मांगना चाहती है। जूहे को बहुत राहत मिली। जब वे रिले स्टेशन पहुंचे तो जू लू एक बेंच पर बैठ गई और अपने पिता को चेन पिंगान को बुलाने भेजा। कुछ ही देर में घास की चप्पलें पहने वह लड़का बरामदे के दूसरी ओर दिखाई दिया। जू लू मुस्कुराई और शर्माते हुए अपने हाथ पीछे कर लिए। वह धीरे धीरे उस लड़के की ओर बढ़ने लगी। घातक विश्वासघात, गलियारे में मौत का खेल। चेन पिंगान ने अपनी ओर आती उस लड़की को देखा। उसके कदम हल्के थे और गलियारे में लटकते लालटेन की रोशनी में उसकी धुंधली आकृति रात के आकाश में दौड़ते एक युवा हिरण की तरह लग रही थी। जू लू अब वह शांत और गंभीर लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि वह एक मिलनसार पड़ोस की लड़की जैसी दिख रही थी, जिसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। चेन पिंगान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी गति धीमी की और रुक गया। वह उस लड़की के इस अपरिचित चेहरे को बस देखता रह गया। जू लू ने अपना बायां हाथ पीछे से निकाला और चेन पिंगान की ओर हिलाते हुए कहा, चेन पिंगान, गो टेबल माउंटेन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मेरे पिता चाहते थे कि मैं तुम्हें। उनके बीच 5 कदम की दूरी थी। तभी दूसरे स्तर सेकंड टियर के शिखर पर मौजूद उस लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आगे झपटी। महज 2 कदमों में वह चेन पिंगान के सामने थी। वे इतने करीब थे कि एक दूसरे के चेहरे के हावभाव साफ देख सकते थे। लड़की के चेहरे पर क्रूरता, क्रोध और खुशी का एक जटिल मिश्रण था, जबकि लड़के की आंखों में केवल गहराई और तीव्रता थी। जू लू ने अपना बायां हाथ मुक्का बनाकर चेन पिंगान के माथे की ओर चलाया, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा था। असली वार उसके दाहिने हाथ से होना था। उसने बिजली जैसी तेजी से हमला किया। 3 नुकीले बांस के सिंक सीधे लड़के के दिल की ओर बढ़े। जैसे ही वे सिंक चेन पिंगान के सीने में चुभने वाले थे, उस लड़की ने अपना वाक्य पूरा किया और थूकते हुए कहा, माफ करना। क्या जू लू अब भी मिलनसार लग रही थी? नहीं, उसके चेहरे पर अब केवल निर्दयता थी। लेकिन अगले ही पल जू लू के चेहरे पर सदमा छा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वह पीछे हटने ही वाली थी कि चेन पिंगान ने अपना दाहिना हाथ तेजी से उठाया। उसने मुक्के को नहीं रोका, बल्कि उस मौके का फायदा उठाया जो लड़की ने दिखावे के वार में दिया था। उसका हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसने लड़की की गर्दन दबोच ली। साथ ही उसके बाएं हाथ ने उसकी दाहिनी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया, जिससे वे 3 सींग उसके सीने में नहीं घुस पाए। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से उसे गर्दन से पकड़कर एक तरफ खींचा और उसके पेट पर एक जोरदार घुटना दे मारा। लड़की का शरीर दर्द से दोहरा हो गया। वह प्रतिरोध करने की क्षमता खो चुकी थी।
लेकिन चेन पिंगान नहीं रुका। उसने अपने सिर को हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया और उसके माथे पर जोरदार वार हेडबट किया। जू लू लड़खड़ाते हुए पीछे गिरी। चेन पिंगान ने एक और किक मारी और वह लड़की किसी फटे हुए कपड़े की तरह गलियारे के नीले पत्थरों पर जा गिरी। उसने उठने की कोशिश की पर नाकाम रही। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। चेहरा सफेद पड़ गया था। चेन पिंगान ने आसपास देखा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, वह सावधानी से उस घायल लड़की की ओर बढ़ा। जू लू घबरा गई। वह सिसकते हुए बोली, मुझे मत मारो चेन पिंगान। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। सच में मैं झूठ नहीं बोल रही। चेन पिंगान ने सीधे निशाने पर वार करते हुए कहा, जब हम रिवर व्यूइंग स्ट्रीट पर अलग हुए थे तो तुम अपने पिता को खींचकर हथियार की दुकान पर ले गई थी। तुम खंजर खरीदना चाहती थीं, है ना? पर दुकान बंद थी, इसलिए तुम्हें इन बांस के सिंकों का इस्तेमाल करना पड़ा। जू लू अचानक हंसने लगी। उसने खांसते हुए अपने हाथ से खून पोंछा और लड़के की उन घिसी पिटी घास की चप्पलों को देखा। वह पागलों की तरह हंसी और फटी आवाज में बोली, मेरी बदकिस्मती। तुम उतने मूर्ख नहीं थे जितना मैंने सोचा था। पर एक बात बताओ, तुम्हें मेरे मारने के इरादे का पता कैसे चला? वह चिल्लाई, चेन पिंगान। मुझे मारने से पहले कम से कम वजह तो बता दो। चेन पिंगान ने पलटकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? जू लू उठने ही वाली थी कि चेन पिंगान ने उसके माथे पर अपना पैर रख दिया और उसका सिर जमीन से टकरा गया। उसने खून की एक बड़ी उल्टी की। चेन पिंगान ने उसके हाथों से वे 3 बांस के सिंक छीन लिए और पास की बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखें जू लू पर जमी थीं। जू लू ने लेटे लेटे ही कहा, याद है वह पत्र जो सेकंड यंग मास्टर ने भेजा था? उसमें 7 अक्षर रेगुलर स्क्रिप्ट में लिखे थे। उनका मतलब था, चेन पिंगान को मार डालो और सम्मान पाओ, विद्वानों को मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती, वे शब्दों से मारते हैं। चेन पिंगान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। जू लू ने दर्द में मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो कभी सम्मानित उपाधि का नाम भी नहीं सुना होगा, है ना? मैं तुम्हें वह पत्र दिखाकर तुम्हारी औकात बताना चाहती थी। चेन पिंगान बेंच पर चुपचाप बैठा रहा। उसने जू लू को देखा और कहा, अगर जूहे, उसके पिता, यहां नहीं होते तो मैं आज तुम्हें सच में मार देता। वह खड़ा हुआ और बोला, मुझे पता है कि तुम यह सब अपने पिता को सुनाने के लिए कह रही हो। तुम चाहती हो कि जूहे के पास कोई रास्ता न बचे, या तो वो मुझे मारे या तुम्हें। सही कहा ना? जू लू चुप हो गई। तभी जूहे गलियारे में पहुंच चुके थे। उनके हाथ बंधे थे, चेहरा दर्द से भरा था। उनकी बेटी एक तरफ थी और एक होनहार लड़का दूसरी तरफ। जू लू ने अपने पिता से चिल्लाकर कहा, पिताजी, इसे मत छोड़ना। अगर आपने इसे नहीं मारा तो मैं आपके सामने जान दे दूंगी। यंग मास्टर ने कहा है, हिचकिचाहट ही विनाश की जड़ है। चेन पिंगान अचानक मुड़ा। उसने बेंच पर गिरे कैंडीड फ्रूट का एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। फिर वह जूहे के सामने खड़ा हो गया। उसने लड़की की ओर देखकर कहा, तुम मरोगी। जूहे और चेन पिंगान के बीच 15 कदम की दूरी थी। चेन पिंगान ने अपने घुटने मोड़े, एक युद्ध मुद्रा स्टांस ली। उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक साथ जोड़ा और दूर खड़े उस आदमी की ओर इशारा किया। जू लू को अचानक एक भयानक डर महसूस हुआ। वह चिल्लाई, नहीं। 5वें स्तर, 5th tier के उस महान योद्धा जूहे की खाल तक सिहर गई। उन्हें लगा जैसे उनका शरीर कीचड़ में धंस गया हो। वे अपनी जगह पर जम गए। चेन पिंगान ने मन ही मन मंत्र पढ़ा, तलवार म्यान से बाहर आओ, स्वॉर्ड अनशीथ्ड। अलियांग की सीख और एक अधूरा वादा। चेन पिंगान के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उसकी उग्र ऊर्जा तुरंत वहीं थम गई। उसके एक्यूपॉइंट में मौजूद स्वॉर्ड क्यूआई कमान से निकले तीर की तरह चलने ही वाली थी। लेकिन उस एक स्पर्श ने सब कुछ बदल दिया। यह वैसा ही था जैसे कोई अजगर शिकार पर निकला हो और सामने ड्रैगन आ जाए। उसका सारा जोश पल भर में शांत हो गया। बस यहीं रुक जाओ, बांस की टोपी पहने एक आदमी ने चेन पिंगान के बगल में खड़े होकर कहा। उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। आपस में लड़ना मरना कैसा? यह शोभा नहीं देता। चेन पिंगान ने ऊपर देखा। वह साए की तरह आने जाने वाला शख्स मुस्कुराया और बोला,
मुझ पर विश्वास करो। मैं अलियांग हूं। चेन पिंगान ने एक लंबी सांस ली और ढीला पड़ गया। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी बात मान लेता हूं। अलियांग ने जू हे पर एक नजर डाली, लेकिन जू लू की तरफ देखा तक नहीं। उसने आलस भरी आवाज में कहा, जू हे जैसे मामूली इंसान को मारने के लिए इतनी कीमती स्वॉर्ड क्यूई का इस्तेमाल करना उस दिव्य खजाने की बर्बादी है। अगर तुम्हें दुख नहीं होगा तो मुझे जरूर होगा। वैसे भी छोड़ो इन उदास बातों को। संक्षेप में कहूं तो अगर मैं बीच में नहीं आता तो मेरा ज़मीर मुझे कोसता। बदले में मैं तुम्हें क्यूई चैनलाइजेशन की एक तकनीक सिखाता हूं, द 18 स्टॉप्स, द 18 स्टॉप्स। चेन पिंगान अपनी युद्ध मुद्रा छोड़ने ही वाला था कि अलियांग ने उसका कंधा छोड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा तरीका बहुत कच्चा है। मैं तुम्हें कुछ बहुत ही शानदार सिखाऊंगा। अलियांग ने उसे आदेश दिया, मजबूती से खड़े रहो। फिर अलियांग ने बिजली की तेजी से चेन पिंगान के सीने और कंधे पर 7-8 बार टैप टैप किया। साथ ही उसने एक रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे उसकी आवाज सीधे लड़के के दिमाग में गूंजने लगी। इस क्यूई के शुरुआती बिंदु को याद रखो, इसके रास्ते और उन एक्यू पॉइंट्स के नाम भी जहां से यह गुजरती है। एक नागिन की तरह यह क्यूई पर्वतों के पूर्वजों लिनचोंग से उठती है। यह पहला पड़ाव है जहां तुम्हारी तलवार को पोषण मिलता है। 3 पहाड़ों और 6 दर्रों को पार करने के बाद यह फूजी पर पहुंचती है। दूसरा पड़ाव 6 गुफाओं और 9 निवासों के बाद चुन्यांग पर पहुंचती है। तीसरा पड़ाव और यह आखिरी पड़ाव है। कुल 18 पड़ाव। इन एक्यू पॉइंट्स के नाम प्राचीन समय के अनगिनत तलवारबाजों के बलिदानों का परिणाम है। इन्हें रट लो। अंत में अलियांग ने पूछा, क्या तुम्हें याद हुए? चेन पिंगान के माथे पर पसीना था। उसने जवाब दिया, ज्यादातर याद हो गए हैं। अलियांग मुस्कुराया, इतना काफी है। भविष्य में अगर कोई बड़ी मुसीबत आए तो डरना मत। यह हर तलवारबाज का रास्ता है। जब तुम इस रास्ते से वाकिफ हो जाओगे तो अपनी क्यूई को धीरे धीरे चलाना। द 18 स्टॉप्स की यही खूबी है। कुछ लोग तो मेरी इस तकनीक की इतनी तारीफ करते हैं कि मुझे शर्म आ जाती है। हाँ। चेन पिंगान को लगा कि शायद यह तकनीक माउंटेन शेकिंग फिस्ट से ज्यादा बेहतर नहीं है। अलियांग उसके मन की बात समझ गया और गंभीरता से बोला, क्या मैं तुम्हें झूठा लगता हूं जो खाली वादे करता है? मैं, अलियांग, कभी डींगे नहीं मारता। अलियांग ने बेंच पर बैठते हुए जू लू की ओर पहली बार देखा और आदेश दिया, तुम्हें और तुम्हारे पिता को वो हीरो गोल्पिल, पर्पल क्यूई गाइड और वे सारे ताबीज, टैलिस्मान्स वापस करने होंगे जो तुम्हें लीक लैंड से मिले थे। लेकिन ये ताबीज तुम दोनों में से किसी एक की ही जान बचा सकते हैं। ज़ूलू, अब तुम चुनो। पिलो रिले स्टेशन से कौन जिंदा बाहर जाएगा, तुम या तुम्हारे पिता? जू हे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सीनियर अलियांग, ज़ूलू को जाने दीजिए। मैं अपने गुनाहों के लिए जान देने को तैयार हूं। अलियांग ने जू हे को नजरअंदाज करते हुए सीधे ज़ूलू की आंखों में देखा और पूछा, ज़ूलू, तुम किसे जिंदा देखना चाहती हो? लड़की का चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसने अपना मुंह हाथ से दबा लिया ताकि आवाज ना निकले। उसका दूसरा हाथ पीछे मुड़कर खुद की हथेली में नाखून चुभा रहा था, जिससे खून निकल रहा था। जू हे ने जोर से सिर पटक कर कहा, सीनियर अलियांग। अलियांग ने चेन पिंगान से पूछा, तुम क्या कहते हो? या हम दोनों को छोड़ दें? अगर तुम्हें बदला लेने का डर है तो मैं जू हे की शक्तियां छीन सकता हूं या उसकी उम्र कम कर सकता हूं। चेन पिंगान ने जू हे की ओर देखे बिना ज़ूलू से कहा, मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें मरना होगा। जू हे चिल्लाया, चेन पिंगान, ज़ूलू अभी बच्ची है। यह सुनते ही चेन पिंगान का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। वह तेजी से आगे बढ़ा। वह एक मुक्के से ज़ूलू का सीना चीरना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर उसका मुक्का हथेली में बदल गया और उसने ज़ूलू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अलियांग ने फिर उसका कंधा पकड़ा और कहा, बस इतना काफी है। कुछ सजाएं मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होती हैं। चेन पिंगान बेंच पर बैठ गया और ख्यालों में खो गया। उसे नहीं पता था कि अलियांग ने उन दोनों के साथ क्या किया और वे कब वहां से चले गए। उसने अचानक अलियांग से पूछा, अलियांग, क्या तुम्हारे पास शराब है? अलियांग मुस्कुराया, बिल्कुल है। लेकिन याद रखना, दुख में कभी मत पीना, वरना तुम एक मामूली शराबी बन जाओगे। हमेशा खुशी में पियो ताकि तुम शराब के देवता, वाइन इमॉर्टल, बन सको। रिले स्टेशन के बाहर लिन शॉई अकेला खड़ा था। एक महिला उसके पास आई।
वह पैलेस ऑफ इटर्नल स्प्रिंग की ग्रैंड एल्डर थी। उसने लिन शॉई को अपने साथ राजधानी चलकर साधना करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन लिन शॉई ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह खुद अपना रास्ता चुनेगा। अंदर अलियांग ने अपनी शराब का घूंट भरा। उसकी आंखों में उदासी थी। वह सालों पुराने एक वादे को याद कर रहा था, जो उसने एक युवा विद्वान ची जिंगचुन से किया था। जिंगचुन दुनिया घूमना चाहता था, शराब पीना चाहता था और सबसे तेज तलवार चलाना चाहता था। लेकिन अलियांग ने उसे तब मना कर दिया था कि वह बड़ा होकर दुनिया देखे। वह विदाई एक अंतिम विदाई बन गई। आज चेन पिंगान को देखकर अलियांग मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने एक बार तुम्हारे जैसी उम्र के लड़के से कहा था कि तुम तलवारबाज से ज्यादा बेहतर एक विद्वान बनोगे, लेकिन आज तुम्हें देखकर मैं कहता हूं, तुम मुक्कों से ज्यादा बेहतर एक तलवारबाज बनोगे। अलियांग की मुस्कान सर्दियों की धूप जैसी सुनहरी थी, लेकिन चेन पिंगान ने आज से पहले अलियांग को इतना उदास कभी नहीं देखा था। अलियांग की विदाई, एक महान तलवारबाज का असली चेहरा। अलियांग ने शराब पीना बंद कर दिया और उस छोटे चांदी के कद्दू गोड को वापस अपनी कमर से बांध लिया। उसने अपने घुटनों पर रखी बांस की तलवार को थपथपाते हुए कहा, सच तो यह है चेन पिंगान, मैं अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने कई इम्तिहान पार किए हैं। तुम्हारे फैसले ही यह तय करते कि मैं तुम्हें कितनी दूर तक ले जाऊंगा। चेन पिंगान ने सिर हिलाया। उसे पहले से ही कुछ शक था। अलियांग ने खुलकर बताया, पहला इम्तिहान ड्रैगन व्हिस्कर क्रीक के पास था। अगर तुम एक नासमझ और भावुक बच्चे साबित होते, तो मैं तुम्हें सिर्फ वह गधा सौंपकर वहीं से चला जाता। तुम्हारी मौत कब और कैसे होती, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलियांग ने एक एक कर उन सभी गुप्त परीक्षाओं के बारे में बताया जिन्हें उसने चेन पिंगान के लिए रचा था। लड़का दंग रह गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अलियांग इतना गहरा सोचने वाला इंसान है। अलियांग मुस्कुराया, कुछ परीक्षाएं जानबूझकर ली गईं, कुछ हालातों के साथ बन गईं। तुम्हारे कुछ फैसले मुझे पुराने और दकियानूसी लगे, पर कुछ फैसलों ने मेरा दिल जीत लिया। यही सही तरीका है, उसने आगे कहा। मुझ जैसे महान इंसान के पास फालतू वक्त नहीं है, पर ची जिंगचुन के शिष्यों का भविष्य दांव पर था, खासकर नन्ही ली बाओपिंग का। उसका दिल टूटते हुए मैं नहीं देख सकता था। चेन पिंगान ने अपनी गोद में सिर रखकर पूछा, अलियांग, क्या मैं इस काम के काबिल हूं? मुझे डर है कि कहीं मैं श्रीमान ची को निराश न कर दूं। अलियांग ने उसे झिड़का, भागने की कोशिश मत करो, तुम ही इस काम के लिए सबसे सही हो। अलियांग ने अपनी टोपी ठीक की और दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, ग्रेट ली साम्राज्य का सम्राट भी दिलचस्प इंसान है। खैर, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम पर इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं। उसने गंभीरता से समझाया, साधना के रास्ते पर सबसे बड़ी बुराई है हिचकिचाहट। इंसान का मन कांच की तरह नाजुक होता है। ची जिंगचुन एक जिद्दी विद्वान था, जो किसी के मन को टटोलना नहीं चाहता था। इसलिए उसकी जगह मैंने यह काम किया। तुम मुश्किलों को सह सकते हो, यह अच्छी बात है, पर क्या तुम लालच को ठुकरा सकते हो? यह सबसे बड़ा सवाल था। चेन पिंगान ने ईमानदारी से कहा, अलियांग, मुझे पैसा पसंद है, पर सिर्फ वही जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया हो। अलियांग हंसा और बोला, तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन याद रखना, अगर जरूरत पड़े तो दूसरों की मदद लेने में बुराई नहीं है, बस उस एहसान को बाद में ब्याज समेत लौटा देना। तभी अलियांग ने हवा में एक इशारा किया। दूर एक गली में स्थित बुक स्टोर में बैठा वह सुंदर युवक ली जिन अचानक एक अदृश्य प्रहार से उछलकर दीवार के पार जा गिरा। अलियांग बुदबुदाया, यह देवताओं की लड़ाई है, तुम जैसे मामूली जीव बस किनारे होकर तमाशा देखो। उसने हवा में हाथ लहराया और एक रहस्यमय ग्रीन फिश उसकी हथेली में आ फंसी। उसने चेन पिंगान से कहा, इसे ली हुआई अपनी किताब में पालेगा। उस छोटे बदमाश की किस्मत तो देखो, न जाने वो रोज किस कुत्ते की गंदगी पर पैर रखता है जो उसे इतना सौभाग्य मिलता है। तभी दूर से एक आवाज आई, अलियांग, कुत्ते की गंदगी पर पैर तो तुम रोज रखते हो। ली बाओपिंग, ली हुआई और लिन शॉई वहां आ पहुंचे। अलियांग ने लिन शॉई को पीले ताबीजों का एक बंडल दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना, तुम इन चारों में पहले असली साधक कल्टिवेटर हो। ली हुआई ने अपनी किताब सेवर्ड वाटर क्लिफ निकाली और अलियांग ने वह जादुई मछली उस किताब के पन्नों में डाल दी। ली हुआई थोड़ा उदास होकर बोला, अलियांग,
तुम हमें छोड़कर जा रहे हो क्या? अब से मैं तुम्हें कभी गाली नहीं दूंगा। बस तुम हमें छोड़कर मत जाओ। अलियांग कुछ कहना चाहता था, पर रुक गया। उसने अपना बेशकीमती स्वॉर्ड नर्चरिंग गॉड ली बाओपिंग की ओर उछाला। फिर उसने अंगड़ाई ली और कहा, अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। उसने नन्ही बाओपिंग से पूछा, क्या मैं तुम्हारी तलवार ऑस्पिशियस टैलिस्मान थोड़ी देर के लिए उधार ले सकता हूं? बाओपिंग ने दौड़कर अपनी तलवार अलियांग को थमा दी। चारों बच्चे अलियांग के सामने एक कतार में खड़े थे। अलियांग ने अपनी बांस की टोपी उतारी और उसे हवा में उछाला। जमीन पर गिरने से पहले ही वह टोपी धूल बनकर हवा में बिखर गई। उसी पल अलियांग के अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली कि 500 किलोमीटर के दायरे में धरती किसी विशाल बैल की तरह कांपने लगी। अलियांग ने अपनी टोपी को ठीक करने के लिए हाथ ऊपर उठाया, पर याद आया कि वह तो जा चुकी है। उसने अपना गला साफ किया और एक शानदार मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम अलियांग है। लियांग, जिसका मतलब है दयालुता। अलियांग का प्रस्थान, देवताओं का जाल और एक महान योद्धा का उदय। लालटेन पकड़े हुए वह बूढ़ा आदमी, धर्म मंत्रालय का महल मंत्री, शांत और खाली सड़कों से गुजर रहा था। चलते चलते वह रेड कैंडल टाउन के सिटी गॉड पैवेलियन पहुंचा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसकी लालटेन से रोशनी की लहरें निकली, मानो उसने यिन और यांग को अलग करने वाली किसी अदृश्य दीवार को चीर दिया हो। उस लालटेन पर लाल स्याही से 4 प्राचीन अक्षर लिखे थे, आत्माओं, घर को लौट जाओ। भीतर कन्फ्यूशियस कपड़े पहने एक बूढ़े देवता ने झुककर कहा, रेड कैंडल टाउन का सिटी गॉड महल मंत्री को प्रणाम करता है। उसके साथ एक अधिकारी और एक हथियारबंद सेनापति भी खड़े थे। महल मंत्री की आवाज गंभीर हो गई, आप तीनों को शाही आदेश मिल चुका होगा। 500 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पहाड़ और नदियों के देवता हैं, उन सबको एक ही काम करना है, अलियांग नाम के उस तलवारबाज का शिकार। अगर किसी ने पीछे हटने की कोशिश की, तो उसकी सोने की मूर्ति खंडित कर दी जाएगी और उसका नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। मंत्री थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हम आपको मरने के लिए नहीं कह रहे, बस उसे रोकना है। सम्राट खुद राजधानी से इस पर नजर रख रहे हैं। यह आपके लिए तरक्की का एक बड़ा मौका है। उसी समय फाइन वाइन रिवर के पास एक मंदिर में युद्ध मंत्रालय का एक शक्तिशाली मंत्री खड़ा था। उसके सामने 2 ताकतवर नदी देवता थे। एक के हाथ में काला लोहे का भाला था और दूसरे की बाह पर एक हरा सांप लिपटा हुआ था। मंत्री ने अपनी कमीज उतार दी। उसके कंधों पर एक ड्रैगन और पीठ पर शिकारी बाढ़ का टैटू चमक रहा था। उसने गर्जना की, जब जाल बिछेगा तो वह उत्तर की ओर भागेगा। मैं खुद उसे रोकने के लिए आगे बढ़ूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों भी सम्राट को निराश नहीं करेंगे। वह चांद की रोशनी में एक अचल पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। उधर सड़कों पर वह अमर महिला खड़ी थी, जो करीब 120 साल की थी लेकिन जवान दिखती थी। उसने अपनी शिष्या से कहा, साधना सिर्फ ताकत की नहीं, मन की होती है। लिन शॉय जैसे लड़के खुद अपना रास्ता बनाते हैं। अगर तुम अगली बार उसके सामने खुद को छोटा महसूस नहीं करना चाहती, तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अचानक रेड कैंडल टाउन की धरती कांप उठी। महिला का चेहरा पीला पड़ गया, तो वह ऊपरी 5 स्तरों का साधक है। उम्मीद है कि वह 11वें या 12वें स्तर का योद्धा न हो, वरना तबाही मच जाएगी। गलियारे के बाहर अलियांग खड़ा था। उसकी टोपी उतर चुकी थी और उसकी शक्तियां अब छिप नहीं रही थीं। उसके सामने एक साया प्रकट हुआ, एक यिन देवता। अलियांग मुस्कुराया, इन बच्चों की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। इन्हें येफू पास तक पहुंचा देना। हजारों डरपोक लोगों से एक बहादुर इंसान बेहतर होता है। मुझे तुम पर भरोसा है। यिन देवता ने पूछा, आप मुझ जैसे अनजान साये पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? अलियांग हंसा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल मुझसे मिलती जुलती है। बाहर से कठोर, पर अंदर से एक योद्धा का दिल। तभी ली हुआई पीछे से चिल्लाया, भूत! बाओपिंग देखो। सचमुच का भूत, लेकिन अलियांग का ध्यान कहीं और था। उसने बच्चों की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है। अलियांग की शक्ति एक विशाल झरने की तरह फूट रही थी। उसने बच्चों को आखिरी सीख दी, याद रखना, एक शक्तिशाली व्यक्ति की असली ताकत कमजोरों को कुचलने में नहीं, बल्कि बड़ी चुनौतियों का सामना करने में होती है। मैं अब जा रहा हूं, उन लोगों से लड़ने
जो सबसे ऊपर बैठे हैं। बाओपिंग चिल्लाई, उन्हें मजा चखा देना। अलियांग, ली हुआई रो रहा था और चेन पिंगान निशब्द खड़ा था। अलियांग ने मुस्कुराकर कहा, चेन पिंगान, मुस्कुराओ यार, छोटे बच्चों को इतना गंभीर नहीं होना चाहिए। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ अलियांग आसमान की ओर उड़ गया। उसके पीछे बादलों का एक विशाल घेरा बन गया और पूरा शहर दहल उठा। यिन देवता उसे देखते हुए बुदबुदाया, यह तो हद से ज्यादा ताकतवर है। राजधानी में सम्राट अपने भाई सोंग चांगजिंग के साथ एक वेदी पर खड़े थे। सोंग चांगजिंग 10वें स्तर का योद्धा बन चुका था। सम्राट ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत अच्छे। जिस दिन तुम 11वें स्तर पर पहुंचोगे, मैं पूरे साम्राज्य में पटाखे छुड़वाऊंगा। लेकिन फिर सम्राट की आवाज ठंडी हो गई। उसने उत्तर की ओर देखते हुए कहा, हमें पूरे महाद्वीप को एक संदेश देना है कि जो भी 13वें स्तर से नीचे है, उसे ग्रेट ली साम्राज्य मार सकता है। सफेद जेड की राजधानी, सम्राट की चुनौती और अलियांग का कहर। ग्रेट ली साम्राज्य का सम्राट वेदी की आखिरी सीढ़ी चढ़ा और देखते ही देखते उसकी देह नजरों से ओझल हो गई। वह पत्थर की वेदी, जो दूर से देखने पर महज एक मामूली खलिहान जैसी थी, सम्राट के करीब जाते ही एक भव्य रूप में बदल गई। उसके सामने दर्जनों मीटर ऊंची एक गगनचुंबी इमारत खड़ी थी, जो साधारण लकड़ी से नहीं, बल्कि श्वेत जेड, व्हाइट जेड के अनगिनत नक्काशीदार पत्थरों से बनी थी। इमारत के द्वार पर सुनहरे अक्षरों में चमक रहा था, व्हाइट जेड कैपिटल। जैसे ही सम्राट ने भीतर कदम रखा, पहली मंजिल पर उसे हवा में तैरती एक विशाल तलवार दिखी, जो सफेद बिजली की कड़कती लहरों से घिरी थी। सम्राट बिना डरे आगे बढ़ा, और वह बिजली किसी दरबारी की तरह रास्ता छोड़कर किनारे हो गई। दूसरी मंजिल पर एक नन्ही कोपल जैसी पतली, पन्ना रंग की पारदर्शी तलवार तैर रही थी। तीसरी मंजिल पर सम्राट एक पल के लिए रुका। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और दीवार के पास जाकर बुदबुदाया, ढूंढ लिया तुम्हें। वहां सुई जितनी छोटी एक फ्लाइंग स्वॉर्ड थी, जिसका नाम था पिलर रॉक। चौथी, पांचवी। सम्राट सीढ़ियां चढ़ता गया, जहां हर मंजिल पर पर्वत दमनकारी जैसी महाशक्तिशाली तलवारें पहरा दे रही थीं। आखिरकार वह 10वीं मंजिल पर पहुंचा, जहां एक झुर्रियों वाला बूढ़ा और 2 बच्चे, सोंग जिक्सिन और जी गुई खड़े थे। लड़के के कंधे पर एक मिट्टी के रंग का 4 पैरों वाला सांप बैठा था, जिसके माथे पर उभरता हुआ निशान उसकी आने वाली चमक का संकेत था। सम्राट ने मुस्कुराते हुए सोंग जिक्सिन के सिर पर हाथ रखना चाहा, पर लड़के ने कतराकर अपना सिर हटा लिया। सम्राट ने शांत भाव से पूछा, सोंगमू, क्या तुमने इस राजधानी के पर्वत और नदी व्यू फॉर्मेशन की मुख्य आंख को खोज लिया? लड़के ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अभी नहीं। बूढ़े गुरु ने बीच में टोकते हुए कहा, महाराज, यह कोई मामूली कला नहीं है, लेकिन सोंगमू एक असाधारण प्रतिभा है। वह महान भविष्यवाणियों का स्वामी बनेगा। तभी जी गुई ने अपनी नाक सिकोड़ी और गहरी सांस खींची। सम्राट हंसते हुए बोला, ओह नन्ही चोर, सब कुछ अभी मत चुराओ, वरना तुम्हें वापस ड्रैगन लॉकिंग कुएं में डाल दूंगा। डर के मारे जी गुई ने तुरंत अपनी सुनहरी सांसें बाहर छोड़ी, जो सम्राट की शाही पोशाक पर बने ड्रैगन से चिपक गईं। अचानक माहौल गंभीर हो गया। सम्राट ने बूढ़े गुरु से पूछा, क्या लुआन जुजी सचमुच इस राजधानी में 13वीं मंजिल जोड़ पाएंगे? गुरु ने गर्व से कहा, बिल्कुल महाराज, इस पूरे महाद्वीप में कोई भी 10वें, 11वें या 12वें स्तर का योद्धा इस इमारत की 12 तलवारों का सामना नहीं कर पाएगा। यह उन्हें हजारों मील दूर से ही ढेर कर देगी। सम्राट ने खिड़की के बाहर देखा, और अगर कोई 13वें स्तर का योद्धा आ गया तो? गुरु हंस पड़े, 13वां स्तर? वह तो सिर्फ कहानियों में होता है। इस दुनिया में वैसा कोई नहीं बचा। लेकिन तभी बूढ़े गुरु की आवाज कांप गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह खिड़की के बाहर दक्षिण की ओर देख रहा था। वह आ गया। वह भाग नहीं रहा। वह सीधा राजधानी की ओर बढ़ रहा है। 10वां स्तर, 11वां स्तर, 12वां स्तर। हे भगवान, वह तो 12वें स्तर के शिखर पर है। सम्राट का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने आदेश दिया, सोंगमू, तुम्हारी बारी है। लड़के ने अपनी मुहरें बनाई और दहाड़ते हुए कहा, मैं सोंगमू, सम्राट के आदेश पर 12 औपचारिक देवताओं को कमान देता हूं।
इन तलवारों को स्वीकार करो। एक के बाद एक व्हाइट जेड कैपिटल से 12 विशाल तलवारें बिजली की रफ्तार से बाहर निकलीं। दक्षिण के पहाड़ों पर 300 मीटर ऊंचे एक देवता ने गरजते हुए कहा, दक्षिणी पर्वत आदेश स्वीकार करता है। जैसे ही अलियांग एलायंग की रोशनी आसमान में दिखी, पहली तलवार और पहले देवता के परखच्चे उड़ गए। एक भयानक धमाका हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, छठा। व्हाइट जेड कैपिटल की 10वीं मंजिल पर सोंगमू के मुंह से खून बहने लगा। वह शक्तिशाली देवता जो आसमान में अजेय थे, अलियांग के रास्ते से ऐसे हटने लगे मानो अपनी जान बचा रहे हों। अचानक राजधानी के चौक पर एक धमाका हुआ। धूल के गुबार से एक साधारण सा दिखने वाला आदमी बाहर आया। उसने अपने पैरों पर पहाड़ चढ़ने वाली पट्टियां बांध रखी थी और हाथ में बांस की एक टूटी हुई तलवार थी। उसने सम्राट के सामने खड़े 10वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट सोंग चांगजिंग को नजरअंदाज किया और अपनी टूटी हुई तलवार ऊपर उठाई। अलियांग ने गरजते हुए पूरी राजधानी को चुनौती दी। ओए! इस मीनार के अंदर छिपे हुए 5 लोगों, तुम में से सम्राट कौन है? मैं जरा जल्दी में हूं। फौरन बाहर आओ और घुटने टेककर माफी मांगो। मैं 10 तक गिनूंगा। अलियांग ने गहरी सांस ली और गिना 10, और फिर सीधा चिल्लाया 1। उसी पल उसने अपनी टूटी हुई तलवार से उस जेड की विशाल राजधानी और उस अभेद्य वेदी पर एक ऐसा प्रहार किया जिससे पूरी दुनिया दहल उठी। एलायंग ने व्हाइट जेड कैपिटल पर वार किया। एक बेहद पतली, सुनहरी धागे जैसी लकीर उसके और पत्थर की वेदी पर स्थित व्हाइट जेड कैपिटल के बीच उभरी, और वो धागा, वो किसी गरजती हुई लहर की तरह तेजी से मीनार की ओर बढ़ा। सोंग चेंगजिंग पीछे नहीं हटा। इसके बजाय वो आगे बढ़ा। उसका ऑरा पल भर में मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंच गया। एक भयानक दहाड़ के साथ उसने अपनी बाहों को अपने सीने के सामने क्रॉस कर लिया। पॉज 0.5s। जैसे ही ईस्टर्न ट्रेजर्ड वायल कॉन्टिनेंट के उस दूसरे एंड टियर ग्रैंडमास्टर ने अपने पैर जोर से पटके, पूरे प्लाजा में दरारों का एक विशाल जाल फैल गया। मौत और जिंदगी के बीच की कगार पर खड़े होकर अपनी कला को निखारना, ये महज खाली शब्द नहीं थे। ग्रेट ली एम्पायर के राजकुमार के रूप में सोंग चेंगजिंग ने अपनी युवावस्था में ही सेना में शामिल होने का फैसला किया था। 20 सालों तक युद्ध के मैदान में सरपट दौड़ते हुए और अनगिनत मौत की लड़ाइयों का अनुभव करने के बाद वो साम्राज्य के बाकी योद्धाओं से ऊपर उठा था। उसका इस चुनौती का डटकर सामना करना, शायद यही वजह थी कि वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाया। पॉज 1s। वो पतला सुनहरा धागा सोंग चेंगजिंग की कोहनी से टकराया और तुरंत उसकी सफेद पोशाक की आस्तीन को ऐसे काट दिया जैसे गर्म चाकू से मक्खन। याद रहे, सोंग चेंगजिंग की वो पोशाक ग्रेट ली एम्पायर की एक टॉप क्लास इमॉर्टल आर्टिफैक्ट थी, फ्लोइंग वाटर रोब, एक प्राचीन देवता का खजाना जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी हमले को रोक सकता है। लेकिन उस सुनहरी लकीर के सामने वो किसी कागज की तरह बेकार साबित हुई। अपनी पोशाक के फटने के बाद भी सोंग चेंगजिंग पीछे नहीं हटा। वो आजमाना चाहता था कि क्या उसका शरीर, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो गोल्डन आहट्स जितना शक्तिशाली है, इस ईश्वरीय वार को रोक पाएगा। उसे जवाब मिला, हां, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। पॉज 0.5s। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो दहाड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुनहरी चमक उभरी। उसके भीतर का क्यूआई प्रवाह, जो पहले उफनती नदी जैसा था, अब एक जमी हुई झील बन गया। सोंग चेंगजिंग कई मीटर पीछे लड़खड़ा गया। उसकी बाहों पर एक महीन घाव उभर आया था, मगर खून की एक बूंद भी नहीं निकली। ठीक उसी वक्त वो रुकने वाला सुनहरा धागा उसकी हड्डियों को काटने ही वाला था कि हटो यहां से। तभी हरे रंग के कवच में ढका 1 दर्जन मीटर ऊंचा डाओइस्ट टैलिस्मान वॉरियर आया और उसने सोंग चेंगजिंग को धक्का देकर उसकी जगह ले ली। उस बख्तरबंद योद्धा पर अनगिनत सुनहरे तावीज और बादलों के पैटर्न खुदे हुए थे। वो चमक रहा था। उसने उस पतली सुनहरी लकीर को अपने भारी भरकम हाथों से जकड़ लिया। वो पीछे हटता गया, बार बार, और अंत में वो शक्तिशाली योद्धा 2 टुकड़ों में कट गया।
लेकिन वो सुनहरी लकीर, वो अब भी व्हाइट जेड कैपिटल की ओर बढ़ रही थी। ट्रांजिशन, लोअर टोन। वो कठपुतली योद्धा जमीन पर गिरा, बूम। लेकिन तभी उसके पीछे एक साधारण कपड़ों में बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने उस सुनहरी लकीर को रोकने के लिए सिर्फ अपना एक हाथ उठाया। उस आदमी से बुढ़ापे और सड़न की गंध आ रही थी। फिर भी उसका चेहरा जवानी के जोश से भरा था। वो दिखने में बहुत अजीब था। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। उसने एक कर्कश आवाज में पूछा, ए लायंग, क्या तुम अब रुक सकते हो? एलायंग ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, ल्यूअन चंगे, क्या तुम्हें उत्तर में निर्वासित नहीं कर दिया गया था? उस बूढ़े आदमी के हाथ से खून रिसने लगा था। उसने बेबसी में जवाब दिया, यह एक लंबी कहानी है। एलायंग के चेहरे पर एक समझ वाली मुस्कान आई। मैं सोच ही रहा था कि इस महाद्वीप में व्हाइट जेड कैपिटल की ऐसी नकल कौन बना सकता है। तो वो तुम थे? ल्यूअन चंगे हिचकिचाया। फिर धीरे से बोला, मैंने इस मीनार को बनाने के लिए श्रीमान क्यूआई से सलाह ली थी। एलायंग ने तिरछी नजर से सोंग चेंगजिंग को देखा, जो फिर से लड़ने के लिए बेताब था। लेकिन अंत में उसने अपना इरादा छोड़ दिया। इंटेंस फोकस। एलायंग ने अपनी कलाई घुमाई। उसका अंदाज आलसी और नीचा दिखाने वाला था। सच तो यह था कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया था। वरना न केवल सोंग चेंगजिंग मरता, बल्कि ल्यूअन चंगे भी उस वार को नहीं रोक पाता, और वो पूरी मीनार मलबे के ढेर में बदल जाती। अगर ऐसा होता तो ग्रेट ली एम्पायर 50 साल पीछे चला जाता। एलायंग क्यूआई जिंगचून द्वारा दिए गए सारे फायदे एक ही झटके में छीन सकता था। एलायंग ने ऑस्पिशियस टैलिस्मान, अपनी तलवार, को फिर से उठाया और उस बूढ़े आदमी की तरफ इशारा किया। वो गुस्से में हंसा। क्यूआई जिंगचून मर चुका है, और तुम अब भी उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो? तुम मुझसे भी ज्यादा बेशर्म कब से हो गए? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, मैं आपसे अपनी तुलना नहीं कर सकता, सीनियर एलायंग। जब श्रीमान क्यूआई आपके बारे में बात करते थे तो उनके चेहरे के भाव भी बिल्कुल आपके जैसे ही होते थे। एलायंग ने आसमान की ओर देखा और धीरे से अपनी तलवार को म्यान में वापस डाल दिया। उसने घूरते हुए कहा, यह मत समझना कि मैं तुम्हारी देरी करने की चाल को नहीं समझ रहा। क्लाइमैक्स। तभी साम्राज्य के सम्राट प्रकट हुए। वो आगे बढ़े, कुप्पा मुक्का किया और सम्मान के साथ बोले, ग्रेट ली एम्पायर का सोंग झेंगचून सीनियर एलायंग को प्रणाम करता है। एलायंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अचानक अपना हाथ तलवार की मूठ पर रख दिया। सबके मन में दहशत फैल गई। सम्राट ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वो मौत के लिए तैयार थे। तभी पीछे से कोई गिड़गिड़ाया, एलायंग, तुम उसे नहीं मार सकते? वो क्यूआई चन था। एलायंग ने मुड़कर उसे फटकारा, तुम डरपोक कमबख्त। तुम बचपन से क्यूआई जिंगचून का मुकाबला करना चाहते थे, और अगर तुम उसे नहीं हरा पाए तो इसमें शर्म की क्या बात है? लेकिन तुम इन नीच चालों पर उतर आए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारी पुरानी दोस्ती की वजह से मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा? क्यूआई चन की आंखों के किनारे लाल हो गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मास्टर को भी लगा था कि उन्होंने गलतियां की? एलायंग ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, अब चुप हो जाओ और यहां से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारा ये कायर चेहरा और नहीं देखना चाहता। फाइनल मोमेंट्स। एलायंग ने फिर से आसमान की ओर देखा और किसी बाजारी औरत की तरह चिल्लाकर गाली दी, मुझे पता है, मुझे पता है। मुझे जल्दी करने के लिए कहना बंद करो। अपनी मां के पास जाकर जल्दी करो। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो नीचे आकर मुझे पीट क्यों नहीं देते? आओ। गाली देना एक बात थी और काम पूरा करना दूसरी। एलायंग ने अपनी तलवार सम्राट की ओर फेंकते हुए कहा, मैं ये तलवार तुम्हारे पास छोड़ रहा हूं। इसे ली बेओपिंग नाम की छोटी लड़की को लौटा देना। याद रखना, उसे सम्मान देना, वो मेरी दोस्त है। उसने अंगड़ाई ली और आसमान की ओर देखते हुए हंसकर पूछा, मैं आ रहा हूं। ओए आसमान वाले, मुझे एक बात बताओ, क्या बौद्ध धर्म ज्यादा समझदार है या ताओवाद ज्यादा गहरा? किसकी शक्ति बड़ी है और किसका मुक्का ज्यादा मजबूत? आसमान के पार से
एक हल्की मुस्कान और एक बौद्ध मंत्र सुनाई दिया। ए लायंग ठहाका मारकर हंसा, तो फिर तुम्हारे साथ लड़ने के बाद ही मैं फैसला करूंगा। उस आदमी का ऑरा विस्फोटक रूप से बढ़ा। वो 12वें स्तर से सीधे 13वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया, एक चकाचौंध रोशनी के स्तंभ की तरह। वो आसमान को चीरते हुए ऊपर उड़ा और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। सोंग जिक्सिन देखता ही रह गया। उसने गौर किया कि सम्राट की पीठ पसीने से भीग चुकी थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि दुनिया में वाकई इतने भयानक और शक्तिशाली लोग मौजूद हैं। गो टेबल माउंटेन की चोटी पर वो तगड़ा आदमी, जिसके कमर पर कभी शराब की कई बोतलें लटकी होती थी, अब खून के तालाब में पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जब वो चमकदार रोशनी रेड कैंडल टाउन के उत्तर की ओर तेजी से गुजरी, तो पास में मौजूद पैलेस ऑफ एटर्नल स्प्रिंग की ग्रैंड एल्डर प्रतिक्रिया तक नहीं दे पाई। सच तो ये था कि लड़ने का उसका साहस पल भर में गायब हो गया। न उसके पास समय था, न क्षमता, और न ही उस रोशनी को रोकने की हिम्मत। उसके दांव हाथ पर धूल जम गई थी। अब वो महज अपना दुख कम करने के लिए शराब पी रही थी। पॉज 0.5s। ए लायंग को रोकने वाला पहला व्यक्ति वही था जिसने माउंटेन लॉर्ड वेईबो को धमकी दी थी। वो उस रोशनी की ओर पूरी ताकत से लपका, लेकिन उसे महज एक थप्पड़ में जमीन पर पटक दिया गया। वेईबो ने आह भरी। वो उस आदमी के पास बैठा और उसके दिल पर हाथ रखकर उसकी क्यूआई को शांत किया, ताकि वो तड़प कर न मर जाए। तभी एक साधारण सा दिखने वाला युवक वहां आया और उस घायल आदमी को एक लाल रंग की गोली खिलाई। उसने वेईबो की ओर मुड़कर कहा, वेईबो, तुमने इसकी जान बचाई है, मैं ये याद रखूंगा। लेकिन मैं साम्राज्य के फैसले को नहीं बदल सकता। फिर भी मैं और गो टेबल माउंटेन तुम्हारा एहसान मानते हैं। पॉज 1s। वेईबो ने हैरानी से पूछा, तुम रेड कैंडल टाउन में थे, तो तुमने उस तलवारबाज ए लायंग को क्यों नहीं रोका? वो युवा तलवारबाज मुस्कुराया, तलवारबाज? नहीं, वो दुनिया का सबसे बेपरवाह योद्धा है। उसे देखकर ही मैंने बचपन में तलवार उठाना सीखा था। फिर उसने एक कहानी सुनाई। कन्फ्यूशन सेक्ट के 3 स्कूलों में से 2 में ए लायंग ने अकेले घुसकर तबाही मचा दी थी। उसने किसी पर दया नहीं की। बड़े बड़े अहंकारी ऋषियों को उसने महज साधारण इंसानों में बदल दिया। उसकी इस डोमिनेटिंग ताकत ने अंत में कन्फ्यूशियस मंदिर के एक महान ऋषि का ध्यान खींचा। उनके बीच एक गुप्त युद्ध हुआ, जिसके बाद ए लायंग वहां से चला गया। वेईबो ये सब किसी दिव्य किताब की तरह सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो किस तरह के इंसान से मिला था। ट्रांजिशन, हेवी एंड बिटर। साम्राज्य की राजधानी में व्हाइट जेड कैपिटल अभी भी खड़ा था, लेकिन वो मौत के बेहद करीब से गुजरा था। जैसे ही ए लायंग ने दुनिया की बाधा को चीरा, राजधानी की सुरक्षा वापस बहाल हो गई। लेकिन अंदर सन्नाटा और हार का माहौल था। ल्यूअन जूजी थका हुआ सीढ़ियों पर बैठ गया। श्रीमान लू गुस्से में चक्कर काट रहे थे। ये कैसा दुर्भाग्य है। मेरे वंश का ज्ञान अधूरा कैसे रह गया कि मैं इस तबाही को देख नहीं पाया। ल्यूअन जूजी ने आह भरी, क्योंकि वो ए लायंग था। उसे हेवनली दाव प्रभावित नहीं करता। आज की हार हमारी गलती नहीं थी। पॉज 0.5s। इधर सम्राट की आंखों में गहरा दर्द था। उनकी आवाज धीमी थी। ग्रेट ली एम्पायर की कम से कम 20 साल की किस्मत एक झटके में खत्म हो गई। व्हाइट जेड कैपिटल अब महज एक खाली खोल है, उन 12 उड़ने वाली तलवारों के बिना। इसका क्या मोल? उन्होंने एक गहरी सांस ली। ए लायंग, तुमने मुझे एक ही वार में मार दिया होता तो बेहतर होता। सम्राट को पता था, अब उनकी उम्र महज 10 या 15 साल बची है। साम्राज्य का दक्षिण की ओर बढ़ने का सपना अब शायद वो कभी अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। और सबसे डरावनी बात कि ए लायंग मरा नहीं है। वो कहीं ऊपर से अब भी उन्हें देख रहा है। क्लाइमैक्स, द प्रिसेप्टर एंड द एम्प्रेस। शहर की दीवार पर बूढ़ा क्यूआई चन आसमान को ताक रहा था। साम्राज्य की महारानी उसके पास आई और पूछा, इंपीरियल प्रिसेप्टर, इस अचानक आई मुसीबत में मुझे क्या करना चाहिए? क्यूआई चन ने बिना मुड़े कहा, मौत का इंतजार करो।
महारानी चौंक गईं, ये कैसी बकवास है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद अधमरी हालत में बच जाओ। एंडिंग, वॉइस फ्रॉम अबव। सबसे परे आसमान के ऊपर एक आदमी पालथी मारकर बैठा था। नीचे देखने पर उसे दुनिया सितारों की एक गैलेक्सी जैसी लग रही थी, जहां कुछ सितारे चमक रहे थे और कुछ बुझ रहे थे। वो आदमी खड़ा हुआ और जाने के लिए तैयार हुआ। वो हंसा, बूढ़े आदमी, तुम सही थे। यह नश्वर दुनिया वाकई बहुत लुभावनी है। जाते जाते उसके मन में एक आखिरी विचार आया, उस छोटे लड़के के लिए। नन्हे दोस्त, तुम्हें तलवार चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। भविष्य में तुम्हें मेरी तरह खूंखार बनना है, और मुझसे भी ज्यादा खूंखार बनना। हाँ, उसे भूल जाओ, वो बहुत मुश्किल है। यहां आपकी पूरी स्क्रिप्ट का शुद्ध और प्रभावशाली हिंदी रूपांतरण है। मैंने इसमें 11 लैब्स जैसे AI टूल्स के लिए विशेष विराम चिन्हों, पंक्चुएशन का प्रयोग किया है ताकि आवाज बिल्कुल असली लगे। YouTube स्क्रिप्ट, महागाथा, दी ग्रैंड फाइनल। टोन, गंभीर, रहस्यमय और भावुक। लुआन जूजी ने मिस्टर लू की ओर देखा, जो सम्राट के दूसरी ओर बैठे थे। वह बूढ़ा आदमी तुरंत खड़ा हो गया और लू वंश की रहस्यमय यिन और यांग शक्ति का इस्तेमाल करके उस जगह को छिपाने लगा जहां वे मौजूद थे। इससे दूसरों के लिए अपने मन की शक्ति या दूर से देखने वाली रहस्यमय क्षमताओं का इस्तेमाल करके यह पता लगाना और भी मुश्किल हो गया कि आखिर यहां क्या हो रहा था। शॉर्ट पॉज 0.5s। तभी लुआन जूजी ने अंदाजा लगाया, यह बहुत मुमकिन है कि यह मुसीबत दूसरे स्कूलों की साजिशों की वजह से हुई है। कम से कम उन्होंने इसमें मदद जरूर की है। शायद एलियांग का अचानक आना भी किसी के द्वारा उसे चुपके से संदेश भेजने का नतीजा था। आखिरकार क्यूई जिंगचुन की मौत के कुछ ही समय बाद ग्रेट ली साम्राज्य में अचानक हमला करना 100 विचारों के स्कूलों में निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मोवादियों की मेरी शाखा और लू वंश के प्रकृतिवादी ग्रेट ली साम्राज्य को पूरे महाद्वीप को आसानी से जीतने में मदद करें। पॉज 0.8s। सम्राट ने अपनी मुट्ठियां खोली और अपने गालों को रगड़ा। उनका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उन्होंने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, है युद्ध का ऐसा माहौल और आने वाली अराजकता की यह स्थिति पिछले 1000 सालों में कभी नहीं देखी गई। लुआन जूजी ने धीरे से मगर गंभीरता से चेतावनी दी, चूंकि बात यहां तक आ गई है तो यह और भी जरूरी है कि हम अपनी हिम्मत न हारें। टोन, दृढ़ मगर दर्द से भरा हुआ। सम्राट मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। अगर 10 साल लगते हैं तो ठीक है, और अगर 15 साल लगते हैं तो भी ठीक है। यह बहुत कुछ करने के लिए काफी समय है। ग्रेट ली साम्राज्य के पिछले सम्राटों के बारे में सोचते हुए हमने कितनी बेइज्जती और तिरस्कार सहा है। मेरे अंदर के जख्म इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। उनकी आवाज शांत थी, फिर भी उस आदमी ने जबरदस्ती खून का एक घूंट निगल लिया जो उसके गले तक आ गया था। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी उंगलियों से अपनी गर्दन की मालिश की। उसके चेहरे पर गुस्सा और पछतावा था। हालांकि पछतावे का भाव जल्दी ही गायब हो गया और सिर्फ गुस्सा रह गया। वॉइस शिफ्ट, धीमी और चौंकाने वाली। जैसा कि पता चला, उस आदमी एलियांग ने आसमान के ऊपर जाने से पहले सम्राट की दिल की नस को चुपके से काटने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था। इसने सम्राट के अमरता के रास्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। सम्राट की जीवन शक्ति अब इतनी कमजोर थी कि यह चौंकाने वाली बात थी। इतना ही नहीं, व्हाइट जेड कैपिटल की वो 6 उड़ने वाली तलवारें भी हवा में गायब हो चुकी थी। अब वह शक्तिशाली टावर महज एक खाली ढांचा था, दूसरों को डराने के लिए एक खिलौना। ऊपरी 5 लेवल के कल्टीवेटर को मारना अब सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण सपना था। पॉज 1s। सॉन्ग जिक्सिन, जो अब तक घबराया हुआ था, थोड़ा शांत होकर सम्राट के पास पहुंचा। उसने सवाल किया, लुआन जूजी, मिस्टर लू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है? मैं उन उड़ने वाली तलवारों को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूं?
लुआन जूजी ने एक गहरी ठंडी सांस ली। बाकी बची 6 तलवारें उस शख्स ने छीन ली हैं। उसने उन्हें ऐसी गुप्त जगहों पर फेंक दिया है जहां उन्हें ढूंढना अब नामुमकिन है। अगर हम उन्हें ढूंढ भी लें तो भी उनका इस्तेमाल करना अब हमारे बस में नहीं। टोन गहरा और भावुक। सॉन्ग जिक्सिन की आंखों में आंसू आ गए। सम्राट ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। उनकी आवाज अब गंभीर थी। यहां बैठो। अब से मैं तुम्हारा पिता हूं, सॉन्ग झेंगचुन, और तुम मेरे बेटे हो, सॉन्ग जिक्सिन। जिक्सिन यानी मशाल की लपटें। यह एक बहुत अच्छा संकेत है, सम्राट ने दूर देखते हुए कहा। एक सम्राट के लिए मुसीबतें डराने वाली नहीं होती। असली हार तब है जब हम उन मुश्किलों से पार न पा सकें। जिक्सिन मेरा रास्ता सही है। कल्टीवेटर्स को एक दायरे में रहना होगा। साम्राज्य का अपना एक नियम होना चाहिए। वे बेगुनाह लोगों को अपनी लड़ाइयों में चींटियों की तरह नहीं कुचल सकते। मैं चाहता हूं कि भविष्य में हमारा साम्राज्य उन आम लोगों के लिए न्याय मांग सके जिन्हें ये देवता कुछ नहीं समझते। टोन उपदेशात्मक। जिक्सिन याद रखना, अगर कोई खुद को छोटा समझता है तो आसमान भी उसे छोटा बना देता है, लेकिन अगर कोई खुद को सुधारने की कोशिश करता है तो आसमान भी उसकी मदद करता है। एलियांग ने कहा था कि यहां कोई काबिल योद्धा नहीं है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा चुभी। सम्राट ने जाने से पहले जिक्सिन की हथेली पकड़ी और उस पर 4 शब्द लिखे। विस्पर लो टोन जीवन। 3 सावधान रहो। एंडिंग मार्मिक और विदाई। सम्राट जाने लगे। सॉन्ग जिक्सिन की आंखों में आंसू थे। उसने चिल्लाकर कहा, पिताजी। वो आदमी मुड़ा, मुस्कुराया और जिक्सिन को ऐसे देखा जैसे वो सम्राट नहीं, सिर्फ एक पिता हो। उसकी आखिरी आवाज बहुत सच्ची थी। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। भविष्य में समय पर खाना खाना मत भूलना। सीन चेंज थकावट भरा। तभी गो टेबल माउंटेन के चरणों में एक पुराना और धूल से भरा विद्वान नीचे उतरा। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और कराहते हुए बोला, ओह मेरी बूढ़ी कमर और पुरानी हड्डियां। कितना दर्दनाक सफर है, कितना दर्दनाक। यह आपकी स्क्रिप्ट का अगला भाग है जिसे मैंने 11 लैब्स और अन्य एआई वॉइस टूल्स के लिए शुद्ध हिंदी में रूपांतरित किया है। इसमें भावनाओं और साजिशों की गहराई को महसूस करने के लिए पंक्चुएशन और पॉजेस का सही तालमेल रखा गया है। यूट्यूब स्क्रिप्ट पार्ट 5 द हिडन कॉन्स्पिरेसी। टोन दार्शनिक, ठंडी और साजिश से भरी हुई। लुआन जूजी और मिस्टर लू एक साथ व्हाइट जेड कैपिटल के अंदर लौट आए। वे सीधे 12वीं मंजिल पर गए जहां फर्श पर केवल 2 घास की बुनी हुई कुशन चटाइयां रखी थी। ये कोई जादुई वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि साधारण चीजें थीं जिन्हें आम लोग भी खरीद सकते थे। एक दूसरे के सामने बैठने के बाद मिस्टर लू मुस्कुराए और पूछा, आपने व्हाइट जेड कैपिटल बनाने के बारे में क्यूई जिंगचुन से कब सलाह ली थी? लुआन जूजी ने मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, कभी नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो भगवान ही जाने वो सन की एलियांग क्या कर देता। शायद वह पहली ही असहमति पर हमें काट डालता। मिस्टर लू हकबका गए और हैरानी से पूछा, यकीनन ऐसा तो नहीं होता है ना? लुआन जूजी जोर से हंसे और बोले, बेशक मैं मजाक कर रहा हूं। एलियांग वैसा इंसान नहीं है। लेकिन जो मैंने बाद में उसे बताया वह सच था। क्यूई जिंगचुन ने वास्तव में ग्रेट ली साम्राज्य के लिए अपना अधिकांश समय और प्रयास बलिदान कर दिया था, और एलियांग यह बात अच्छी तरह जानता है। शॉर्ट पॉज 0.5s। लुआन चांगे थोड़ा रुके और फिर पूछा, क्या आपको वाकई लगता है कि उन विद्वानों को क्यूई जिंगचुन की मौत का कोई दुख या शिकायत नहीं है? मिस्टर लू चुप रहे और सोचते रहे। अंत में उन्होंने धीरे से जवाब दिया, उस समय की स्थिति ऐसी थी कि साम्राज्य के पास 2 बुराइयों में से छोटी को चुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। टोन कैलकुलेटिंग एंड सस्पिशियस। लुआन जूजी ने मुस्कुराते हुए विषय बदल दिया, मेरे विचार में आज की ये तबाही जिसने हमें इतना गहरा जख्म दिया है, यह सिर्फ साम्राज्य की ताकत दिखाने का नतीजा नहीं है। एलियांग जैसा कल्टीवेटर ऐसी मामूली बातों की परवाह नहीं करता। आखिरकार
उस आदमी के दिल की गांठ अभी भी क्यूई जिंगचुन से जुड़ी हुई है। जब उस वक्त हर तरफ से दबाव था, तब साम्राज्य क्यूई जिंगचुन के साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसके जाते ही माउंटेन क्लिफ एकेडमी को बंद कर दिया गया। साम्राज्य ने उसे बहुत जल्दी छोड़ दिया। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने उसकी बदकिस्मती का फायदा उठाया हो। टोन, सिनिकल एंड बिटर। खैर, अगर हम एलियांग के नजरिए से देखें, तो क्या हमारा उसे चुनौती देना किसी छोटे कल्टीवेटर द्वारा उसके सामने अपनी ताकत का दिखावा करने जैसा नहीं लगेगा? वो भी इस आत्मविश्वास के साथ कि हम जीत जाएंगे। मिस्टर लू ने अपनी आस्तीनें ठीक की और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अब जब आप यह कहते हैं तो मुझे खुद पर एक जोकर, क्लाउन जैसा महसूस हो रहा है। पॉज 0.8s। सीन चेंज, द मेड सर्वेंट्स थॉट्स। नौकरानी जीगुई पूरे समय व्हाइट जेड कैपिटल की 10वीं मंजिल पर ही रही। जब बाकी सब व्यस्त थे, उसने खिड़की पर बैठकर दक्षिण की ओर देखना शुरू किया। वॉइस शिफ्ट, कोल्ड एंड डिस्टेंट। न जाने क्यों आपको हमेशा चींटियों को अपने विचार और तर्क समझाना पसंद है, यहां तक कि मेरे सामने भी आप सिद्धांतों का बखान करते हैं। आपकी जिंदगी किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा उबाऊ है, और आपकी मौत भी उतनी ही दुखद होगी। वह अपनी सुनहरी आंखों को सिकोड़कर धीरे से हंसी। हम्मा, मुझे अभी याद आया कि मैं वास्तव में एक इंसान तो हूं ही नहीं, है ना? सीन चेंज, द कॉन्फ्रंटेशन ऑन द सिटी वॉल। राजधानी की शहर की दीवार पर दो पूर्व सहयोगी आमने सामने खड़े थे। महल की पोशाक पहने महिला चीखी, कुई चान, तुमने उस शख्स को शुरू से ही पहचान लिया था, है ना? उसे खुश करने के लिए तुमने शहर के गेट खोल दिए ताकि वो व्हाइट जेड कैपिटल तक पहुंच सके। तुम्हारी इस हरकत के लिए मौत की सजा भी कम है। हरे रंग के कपड़े पहने विद्वान कुई चान शांत रहे और बोले, अगर मैं सुरक्षा घेरा नहीं हटाता तो मेरा अंजाम और भी बुरा होता, और व्हाइट जेड कैपिटल के सामने खड़े कुछ लोग तो मारे ही जाते। कम से कम अभी कोई मरा तो नहीं है। टोन, सार्कास्टिक एंड शार्प। कुई चान ने ठंडी हंसी के साथ जारी रखा, मैं जानता हूं कि अब सॉन्ग जिक्सिन की अहमियत खत्म हो गई है। वह अब काम का नहीं रहा। शायद अब आप चाहती हैं कि यह लड़का जितनी जल्दी हो सके मर जाए और पुनर्जन्म ले ले। महिला के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी। उसने कहा, शाही उपदेशक, आप ऐसी बकवास क्यों कर रहे हैं? फाइनल रिवील, टेंस। कुई चान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोले, सम्राट ने वो मशहूर तलवार तालिस्मान एक नौकरानी यांग हुआ को उपहार में दे दी और उसे नदी की देवी बना दिया। नतीजा, आपने अपना एक सबसे वफादार सहायक खो दिया। क्या मैं सही हूं? महिला के पीले चेहरे से रंग उड़ गया। वह गहरी सोच में डूब गई। सम्राट ने हार कर भी अपनी चाल चल दी थी। 5 पहाड़ों के देवताओं में से 3 की शक्तियां खत्म हो चुकी थी, और अब वे सम्राट को चुनौती देने लायक नहीं बचे थे। कुई चान दीवार पर खड़े होकर सोचते रहे। सम्राट ने हार के बावजूद अपने लक्ष्य का कुछ हिस्सा हासिल कर लिया था। यह हार शायद एक छिपी हुई जीत थी। ड्रैगन व्हिस्पर क्रीक और आयरन तालिस्मान नदी के संगम पर एक विशाल और शानदार झरना था, लेकिन अब ड्रैगन व्हिस्पर क्रीक का नाम बदलकर ड्रैगन व्हिस्पर रिवर कर दिया गया था। रात के अंधेरे में एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक स्त्री अपनी बाहों में एक सुनहरे फुंदने वाली तलवार लिए नदी के संगम पर खड़ी थी। उसका शरीर चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था। वह कोई और नहीं, महारानी की निजी नौकरानी यांग हुआ थी। पॉज 0.5s। यांग हुआ ने सबसे पहले महाद्वीप की उस बेशकीमती तलवार तालिस्मान को एक झटके के साथ नदी में फेंक दिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगी। अंत में चंद्रमा की कोमल रोशनी और पानी से उठती धुंध के बीच उसका शरीर पूरी तरह से अनावृत था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और झरने की गहराई में छलांग लगा दी। वह नदी की देवी बनने जा रही थी। टोन, इंफॉर्मेटिव एंड हैवी। ग्रेट ली साम्राज्य ने एक ही बार में 3 नए पहाड़ी देवताओं और 2 नदी देवताओं की नियुक्ति की थी। आयरन तालिस्मान नदी की औपचारिक देवी चुनी गई थी, यांग हुआ। लेकिन यह कोई साधारण पदोन्नति नहीं थी। यह एक दर्दनाक अंत और एक नई शुरुआत थी। टोन, हाई इमोशन एंड पेन।
नदी का पानी उथल पुथल से भरा था। यांग हुआ की उंगलियों ने धीरे से उस जादुई तलवार को छुआ, जो नदी की गहराई में उसका इंतजार कर रही थी। उसे अपनी उपलब्धियों की सजा दी जा रही थी। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। उसकी पलकें कांप रही थीं। और उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे बह रहे थे। लेकिन वे आंसू नदी की लहरों में तुरंत विलीन हो गए। वॉइस शिफ्ट, इंटेंस एंड ग्राफिक। तभी उसने एक गुप्त तकनीक का संचार किया। एक एक करके उसके बाल उसके सिर से अलग होने लगे और पानी के साथ बह गए। उसके बाद उसका मांस धीरे धीरे पिघलने और टूटने लगा। पॉज 0.8s। उसे भयानक दर्द हो रहा था। न केवल शारीरिक, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों से चीखें निकल रही थी। उसका खून से लथपथ शरीर कांप रहा था। जल्द ही उसके शरीर पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। वह महज एक कंकाल में बदल चुकी थी। नदी की सतह उबलने लगी थी और हवा में भाप उठ रही थी। वह सफेद कंकाल पानी के भीतर जलीय घास की तरह डगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लहरें उसे बहा ले जाएंगी। टोन, एपिक एंड मिराक्युलस। लेकिन तभी उस जादुई तलवार के सुनहरे फुंदों ने एक चमक पैदा की। उन्होंने यांग हुआ के कंकाल को पकड़ लिया और उसे सहारा दिया। दैवीय शक्ति एकत्र होने लगी। एक नए शरीर का निर्माण शुरू हुआ। कंकाल की खोपड़ी पर फिर से बाल उगने लगे। लेकिन ये काले नहीं, बल्कि सुनहरे बाल थे। यह एक दुर्लभ वर्षा की देवी, रेन गॉडेस, का रूप था। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली, तो उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और शक्तिशाली था। नदी के सार से बनी एक हरी पोशाक उसके बदन पर लिपटी थी। टोन, बिटर एंड डिटरमिन्ड। यांग हुआ ने हाथ बढ़ाकर उस टूटी हुई तलवार को उठा लिया। उसने तलवार की धार पर अपनी उंगली फेरी, जिस पर दरारें पड़ी थीं। उसकी आवाज बहुत कोमल और भारी थी। आखिरकार, केवल तुमने ही मेरा साथ नहीं छोड़ा। तलवार थोड़ी कांपी। उसकी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। यांग हुआ ने अपना सिर झुकाया और उस तलवार की धार से अपने गाल पर एक गहरा घाव बना लिया। इतना गहरा कि उसकी हड्डी दिखाई देने लगी। क्लोजिंग टोन, फिलोसॉफिकल। आयरन तालिस्मान नदी का पानी गर्जना कर रहा था, जो अब हत्या के इरादे और शक्ति से भरा था। दुनिया का यही दस्तूर है, कीमती चीजें रखने वालों पर मुसीबत आती है और प्रतिभा रखने वालों को सजा दी जाती है। एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर रिवर बेहद खूबसूरत और शालीन थी। पानी की हरी सतह पर कोमल लहरें उठ रही थीं। चेन पिंगान और बाकी लोग जिस जहाज पर सवार थे, वह 2 मंजिला था, जिसमें ज्यादातर यात्री विद्वान या व्यापारी थे। नन्ही ली बाओपिंग को अजनबियों से डर नहीं लगता था। वह अपनी पीठ पर छोटा बुक्केस लादे भीड़ के बीच टहलती और लोगों की बातें बड़े चाव से सुनती। विद्वान जब इस ऊर्जावान और सलीकेदार छोटी लड़की को देखते, तो उसके बुक्केस को देखकर मुस्कुरा देते, जो ज्ञान की यात्रा का प्रतीक था। शॉर्ट पॉज 0.5s। वहीं ली हुआई बड़े गर्व से अपने सफेद गधे की सवारी कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह कोई महान सेनापति हो। अजीब बात यह थी कि वह सफेद गधा केवल ली हुआई को ही सवारी करने देता था। टोन, थॉटफुल एंड सिंसियर। लिन शॉय चेन पिंगान के पास आकर बैठ गया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, चेन पिंगान, क्या तुम्हें जिज्ञासा नहीं हुई कि एलियांग ने मुझे की रिफाइनर क्यों कहा, और मैं यह कैसे बना? चेन पिंगान ने अपनी बाज की छड़े काटने की मशीन रोकी और मुस्कुराकर कहा, बेशक जिज्ञासा है, लेकिन मुझे लगा कि पूछना सही नहीं होगा। मुझे डर था कि कहीं तुम बुरा न मान जाओ। लिन शॉय को थोड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि चेन पिंगान सबसे ज्यादा ली बाओपिंग की परवाह करता है। लेकिन बातचीत आगे बढ़ी और लिन शॉय ने बताया कि कैसे उस छोटे कद्दू गोड की शराब पीकर उसका शरीर बदल गया है और अब वह एक अमर इमॉर्टल बनने की राह पर है। टोन, वार्म एंड प्रोटेक्टिव। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जानता था कि तुम बदल रहे हो। एक लीडर होने के नाते मुझे हर किसी की सहनशक्ति का ध्यान रखना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भविष्य में ज्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सीन चेंज, द सडन ट्रबल, टोन, टेंस। तभी अचानक एक शोर हुआ। एक बच्चा डेक पर गिरकर रोने लगा।
ली हुआई का सफेद गधा गुस्से में था। वह अपने अगले पैरों को डेक पर जोर जोर से पटक रहा था। शायद उस बच्चे ने गधे को छेड़ने की कोशिश की थी, लेकिन गधा बहुत गुस्सैल था। वह बच्चा इतना डर गया कि उसकी चीख निकल गई। चेन पिंगान तुरंत दौड़कर पहुंचा। उसने बच्चे को उठाया और गधे को शांत किया। वॉइस शिफ्ट, इमोशनल एंड हैवी। चेन पिंगान ने ली हुआई से कहा, ली हुआई, तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए। ली हुआई रोने लगा, लेकिन क्यों? उस बच्चे ने मेरे गधे को पहले छेड़ा था। मेरे गधे ने उसे चोट भी नहीं पहुंचाई, तो मैं क्यों माफी मांगूं? चेन पिंगान उसे समझाने ही वाला था कि तभी एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसके चेहरे पर शाही अधिकारी जैसा घमंड था, जोर से चिल्लाया, कितना बदतमीज जानवर है! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को घायल करने की? तुम्हारे अभिभावक कहाँ हैं? उन्हें बाहर बुलाओ। ली हुआई चेन पिंगान के पीछे छिपते हुए डर के मारे बोला, मेरी गलती थी कि मैंने गधे पर नजर नहीं रखी। आपके बच्चे को डराने के लिए माफी चाहता हूं। टोन शार्प एंड एग्रेसिव। तभी एक सजीद महिला उस बच्चे को गोद में लेकर चिल्लाई, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? राजधानी में सालों तक नजरअंदाज किए जाने के बाद क्या अब तुम एक जानवर को अपने बेटे को परेशान करने दोगे? अगर तुम्हें शर्म नहीं आती तो मुझे आती है। चेन पिंगान ने गहरी सांस ली और उस अधिकारी से कहा, हमारे अभिभावक हमारे साथ नहीं हैं। मैं ही यहां सबका जिम्मेदार हूं। वह महिला और भी जहरीली हो गई, ये बच्चे एक 4 पैर वाले जानवर को नहीं संभाल सकते, तो ये 2 पैर वाली चीजें, बच्चे, क्या बेहतर होंगे? ये सब बिना मां बाप की गंदगी हैं। टोन इंटेंस एंड कोल्ड। ली बाओपिंग गुस्से से कांपने लगी, उसका चेहरा लाल हो गया। सफेद गधा बहुत आज्ञाकारी है। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हम माफी मांगेंगे, लेकिन आप हमारे बारे में ऐसी झूठी बातें नहीं कह सकती। अगर आप इतनी ही काबिल हैं तो पहले अपने बच्चे से सच पूछिए। लिन शॉई का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपनी आस्तीन में हाथ डाला, जहां पीले कागज के ताबीज, टैलिस्मान्स, रखे थे। उसका हाथ अपनी छाती की ओर उठा। चेन पिंगान ने लिन शॉई की ओर देखा। लिन शॉई ने सिर हिलाकर इशारा किया कि यिन गॉड, रक्षा करने वाली अदृश्य शक्ति, पास ही है और किसी भी पल प्रकट हो सकती है। चेन पिंगान ने वापस उस आदमी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। उसने पूरी गंभीरता से कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि वह महिला हमसे माफी मांगेगी। जहाज पर हुए उस बड़े हंगामे के बाद जहाज का मालिक, जो गरीबों के लिए सख्त और अमीरों के लिए चापलूस था, तुरंत दौड़कर आया। उसने इन प्रतिष्ठित मेहमानों को दूसरी मंजिल पर एक शानदार प्राइवेट रूम दिया। यहां तक कि उसने गधे को भी अंदर ले जाने की इजाजत दे दी। जहाज पर कई यात्री उनसे मिलने आए। ज्यादातर के पास तलवार की जगह सबेर, सेबर थी। वे चेन पिंगान और बाकी लोगों के करीब आना चाहते थे, लेकिन चेन पिंगान इन सब चीजों के आदी नहीं थे, इसलिए लिन शॉई आगे आया। उसने बड़ी कुशलता और शिष्टाचार के साथ सबको मना कर दिया। शॉर्ट पॉज 0.5s। जब भीड़ कम हुई तो लिन शॉई ने थकान के साथ अपनी आंखें मूंद ली। उसने चेन पिंगान से अपनी दिल की बात कही, मैं बस एक शांत जगह ढूंढना चाहता हूं, जहां सुंदर पहाड़ और साफ पानी हो, ताकि मैं एकांत में कल्टीवेशन कर सकूं। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। चेन पिंगान ने सिर हिलाया और कहा, तो तुम्हें सावधान रहना होगा। टोन लाइट हार्टेड एंड अम्यूज्ड। तभी ली हुआई चहकते हुए बोला, लिन शॉई, शायद एलियांग तुम्हें सिर्फ डरा रहा था। अगर तुम चाहो तो गो टेबल माउंटेन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है। तुम बड़े कछुओं या उस काले अजगर की सवारी कर सकते हो। कितना शानदार होगा वो। उसने शरारत से आगे कहा, लेकिन अगर तुम वहां रुक गए तो तुम हमारे साथ ग्रेट सुई नेशन नहीं चल पाओगे। तो क्यों ना तुम अपना ये नया बुककेस मुझे दे दो? लिन शॉई ने उसे तिरछी नजर से देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें अपना बुककेस कभी नहीं दूंगा, चाहे मैं कल्टीवेशन के लिए कहीं भी जाऊं। टोन सीरियस एंड टेंस। थोड़ी देर बाद माहौल गंभीर हो गया। लिन शॉई ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ग्रेट सुई नेशन की हमारी यात्रा आसान होगी? पहाड़ों और नदियों के खतरों के अलावा हमें ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
ली बाओपिंग ने बीच में टोकते हुए कहा, हमें गुप्त साजिशों से डरने की जरूरत नहीं है। हम हर मुसीबत का सामना करेंगे। बस वे साम्राज्य की शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करें। लिन शॉय, डरो मत और अपनी हिम्मत मत हारो। टोन, प्रोफाउंड एंड इंट्रोस्पेक्टिव। तभी चेन पिंगान अचानक रुक गए। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी। तीनों बच्चे उन्हें देखने लगे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत। मैं बस कुछ सोच रहा था। क्या मुझे आप लोगों से अक्षर सीखने के साथ साथ किताबों में लिखा ज्ञान भी सीखना चाहिए? लिन शॉय हैरान था। उसने पूछा, चेन पिंगान, तुम किताबों का ज्ञान क्यों सीखना चाहते हो? वॉइस शिफ्ट, डीप, सिंसियर एंड पावरफुल। चेन पिंगान ने धीरे से जवाब दिया, मुझे डर है कि किसी दिन मैं किसी को तर्क और कारण, फैक्ट्स एंड रीजन समझाऊं और बाद में मुझे पता चले कि मेरा तर्क ही गलत था। इसलिए मैं उन सिद्धांतों को सीखना चाहता हूं जो विद्वानों की किताबों में लिखे हैं। ली हुआई ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, चेन पिंगान, तुम पहले से ही लड़ने में इतने माहिर हो और रोज इतनी मेहनत से मुक्केबाजी का अभ्यास करते हो। क्या तुम ये सब इसलिए नहीं करते ताकि दूसरों के साथ तर्कहीन, अनरीजनेबल हो सको? टोन, एक्स्यूब्रेंट एंड ग्लोइंग। चेन पिंगान ने नीले आसमान की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी चमक थी। उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसी और कहा, इसका एक स्वार्थी कारण भी है। जब से मैंने मुक्केबाजी की उस तकनीक को सीखा है, मुझे हमेशा एक एहसास होता है। जब तक मुझे लगता है कि मेरा काम तर्कसंगत, रीजनेबल है, तो मेरे दिमाग में एक आवाज कहती है कि मेरा मुक्का बहुत तेज हो सकता है। तीनों बच्चे चेन पिंगान को एक अजनबी की तरह देख रहे थे। वह मिट्टी के बर्तन बनाने वाला गरीब लड़का अब किसी दिव्य तेज से भरा हुआ लग रहा था। वो आवाज मुझसे कहती है कि मेरा अगला मुक्का और भी तेज होगा। चाहे मेरे सामने कोई भी खड़ा हो, मैं वो मुक्का चला सकता हूं। क्लोजिंग टोन, ऑ एंड वंडर। लिन शॉय हक्का बक्का रह गया। उसने धीरे से बुदबुदाया, यह तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मिस्टर क्यूई ऋषियों के महान सिद्धांतों के बारे में बताते थे। चेन पिंगान ने फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लिन शॉय के बुक्केस पर काम करना शुरू कर दिया। यात्रा के आखिरी 100 किलोमीटर शांति से बीत गए। जब चेन पिंगान और बाकी लोग जहाज से उतरे, तो ली हुआई और लिन शॉय अपनी पीठ पर नए बुक्केस लादे हुए थे। अब वे सच में पुस्तकों के साथ यात्रा करने वाले छात्र लग रहे थे। चेन पिंगान किसी शक्तिशाली खानदान के बच्चों के नौकर जैसा दिख रहा था, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वे हैरान रह जाते। यह वही लड़का था जिसने साम्राज्य के एक बड़े अधिकारी के अंगरक्षक को बिना एक भी मुक्का चलाने का मौका दिए धूल चटा दी थी। शॉर्ट पॉज 0.5s। चेन पिंगान ने नक्शा देखा। उन्होंने तय किया कि वे शहर के रास्ते नहीं, बल्कि पहाड़ों के रास्ते दक्षिण की ओर जाएंगे। यह रास्ता कठिन था, जहां गाड़ियां नहीं चल सकती थीं। लिन शॉय ने भी इस रास्ते का समर्थन किया। उसने बताया कि उसका यिन गॉड, अदृश्य रक्षक, अभी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह शहर के मंदिरों और सरकारी इमारतों के सुरक्षा घेरे को पार कर सके। टोन, क्यूरियस एंड ऑब्जर्वेंट। पहाड़ों में प्रवेश करने से पहले ली हुआई ने रुककर 3 बार गहरा प्रणाम किया। उसने पूछा, चेन पिंगान, तुम इस बार पहाड़ के देवता को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने ओल्ड मैन यांग से पहाड़ों को परखना सीखा है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि इन पहाड़ों में कुछ अजीब नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ किसी पहाड़ी देवता का राज नहीं है। पॉज 0.8s। 4 घंटे की चढ़ाई के बाद बच्चे हाफने लगे। वे एक झरने के पास रुके। चेन पिंगान ने अपने बड़े टोकरे से ली बाओपिंग की तलवार, ऑस्पिशियस तालिस्मान, निकाली। वह कोई अंधा नहीं था। वह जानता था कि यह तलवार बहुत कीमती है। उसने अपनी जादुई ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म की काली शिला निकाली और उसे झरने के पानी में डुबोकर बड़े प्यार से तलवार को पैना करने लगा। चेन पिंगान को किसी एक काम में डूब जाना पसंद था। जब वह मुक्केबाजी की स्टैंडिंग मेडिटेशन करता या तलवार पैनी करता, तो उसे लगता जैसे दुनिया में उसके सिवा कोई और नहीं है। सीन चेंज, दी लेक्चर बाय द क्रीक। टोन, एकेडेमिक येट चाइल्डिश।
ली बाओपिंग अपने जूनियर अंकल को काम करते हुए देख रही थी। अचानक वह गंभीर हो गई और बोली, जूनियर अंकल, आपने जहाज पर जो सवाल पूछा था, मुझे लगता है कि मुझे उसका जवाब मिल गया है। चेन पिंगान ने मुस्कुराकर कहा, मैं पूरे ध्यान से सुन रहा हूं। ली बाओपिंग ने एक विद्वान की तरह समझाना शुरू किया, मैं 3 चीजों पर बात करूंगी, नैतिकता, स्थानीय नियम और साम्राज्य के कानून। नैतिकता दूसरों को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अनुशासित करने के लिए होती है। जो इंसान खुद को सुधार लेता है, उसका चरित्र सच्चा होता है। और नियम उन लोगों के लिए होते हैं जो समाज में रहते हैं। कानून केवल उन बुरे लोगों के लिए है जो हद पार करते हैं। लिन शॉय और चेन पिंगान उसे हैरान होकर सुन रहे थे। ली बाओपिंग की आंखों में एक चमक थी, मिस्टर क्यूई ने मुझे सिखाया था कि दुनिया के सभी बुनियादी सिद्धांत अंत में एक ही सत्य पर जाकर मिलते हैं, टोन, टेंस एंड एरी। लेकिन वे चारों इस बात से अनजान थे कि उनसे कुछ दूर, उनकी रक्षा कर रहा यिन गॉड तड़प रहा था। जैसे ही ली बाओपिंग ने सत्य के सिद्धांतों को बोलना शुरू किया, एक पवित्र हवा चली। वह हवा इतनी शक्तिशाली थी कि यिन गॉड की काली ऊर्जा को चीरने लगी। उसे पीछे हटना पड़ा, कई किलोमीटर पीछे। वह एक छोटी नाव की तरह सत्य की उस लहर से लड़ रहा था। एंडिंग टोन, मिस्टेरियस एंड डार्क। उसी समय 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी हवेली में लाल कपड़ों में लिपटी एक पीली और डरावनी महिला ने सफेद कागज की लालटेन जलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह उसे जलाती, वह तुरंत बुझ जाती। गुस्से से उसका चेहरा विकृत हो गया। उस हवेली में भूतों और प्रेतों का बसेरा था। चारों ओर काली ऊर्जा का संचार हो रहा था। महिला हवा में तैरते हुए हवेली की छत से ऊपर उठी और अपनी ठंडी निगाहों से चारों ओर देखने लगी। कुछ बड़ा और बहुत बुरा होने वाला था। पहाड़ों के उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए चेन पिंगान और उनके साथियों का सामना एक अजीब समूह से हुआ। आगे आगे एक बूढ़ा तांत्रिक था, जिसके कंधे पर लकड़ी की तलवार और कमर पर चांदी की घंटियां लटक रही थी। उसके कपड़े पुराने थे और पैरों में फटी हुई चप्पलें। वह अंधा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चालाकी थी। उसके पीछे एक लंगड़ा लड़का था, जिसने भूतों को पकड़ने का एक पुराना बैनर थाम रखा था, और एक छोटी सी गोल चेहरे वाली लड़की, जो उस अंधे गुरु का सहारा बनी हुई थी। शॉर्ट पॉज 0.5s। अंधे तांत्रिक ने अचानक अपना सिर उठाया, जैसे वो पहाड़ों को देख रहा हो। उसकी आवाज में हैरानी थी, हूं? इन पहाड़ों में इतनी भयानक आसुरी शक्ति? यहां जरूर कोई गहरा राज छिपा है। उसकी नन्ही शिष्या ने डरते हुए कहा, गुरुजी, पिछली बार भी हम असफल रहे थे और हमें एक पैसा भी नहीं मिला। हमारे पास सिक्के खत्म हो रहे हैं। क्या हम रास्ता बदल लें? टोन, हर्ष एंड क्रूएल। रास्ता बदल लें, तांत्रिक गुर्राया। अगर ये राक्षस मेरे सामने आए हैं, तो मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? क्या मेरे बैनर पर लिखा बुराई का खात्मा सिर्फ दिखावे के लिए है? तभी उसने अपनी कमर पर बंधी घंटियों को जोर से मारा। लंगड़ा लड़का चुपचाप खड़ा था, लेकिन अचानक उसके नाक और कान से खून बहने लगा। तांत्रिक ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, नन्हे हरामजादे, क्या तू अपने गुरु के खिलाफ हत्या का इरादा रखता है? लड़की रोते हुए अपने भाई के लिए भीख मांगने लगी, गुरुजी, भाई को छोड़ दीजिए। मैं वादा करती हूं कि अगले 3 दिनों में आपको ताजा झरने का पानी लाकर दूंगी। पॉज 1.0s सीन शिफ्ट टू पिंगन। उसी समय दूसरी ओर से चेन पिंगान और उनके साथी आ रहे थे। तांत्रिक ने उन्हें रोककर चेतावनी दी, नन्हे मुसाफिरों, तुम्हारी आंखों में मुसीबत दिख रही है। संभल कर जाना, आगे बहुत बड़ा खतरा है। चेन पिंगान ने बस मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गए। उन्हें नहीं पता था कि पीछे क्या होने वाला है। टोन, एक्शन एंड इंटेंस लाइटनिंग साउंड्स। जैसे ही बच्चे दूर गए, पहाड़ों का मौसम बदल गया। काली धुंध छा गई। तांत्रिक चिल्लाया, सांप अपनी मांद से बाहर आ गया है। नन्ही ज्यूएर, तैयार हो जाओ। बच्ची ने एक छोटी चाकू निकाली और बिना डरे अपने ही हाथ पर घाव कर दिया। गरम खून बहने लगा। तांत्रिक ने उस खून से अपनी हथेलियों पर मंत्र बनाए। अचानक
उसकी हथेलियों से बिजली कड़कने लगी। सुनहरी रोशनी की किरणों ने काली धुंध को चीर दिया। तांत्रिक ठहाके मार रहा था। आओ, तुम सब मेरी शक्ति का स्वाद चखो। उसने एक के बाद एक कई प्रेतों को भस्म कर दिया। वॉइस शिफ्ट, एरी, कोल्ड एंड डेथली क्वाइट। लेकिन तभी सब कुछ ठहर गया। हवा में सैकड़ों सफेद लालटेन जल उठे, जैसे कोई आग का अजगर पहाड़ों में तैर रहा हो। और फिर सामने आई वह लाल शादी का जोड़ा पहने, हाथ में छाता लिए एक औरत। उसकी आवाज कानों के पास किसी जहरीली फुसफुसाहट जैसी थी। तांत्रिक जी, मंत्र बनाते रहिए, मैं इंतजार कर सकती हूं। उसके बाद मैं आप तीनों को अपनी हवेली ले जाऊंगी, जहां मैं खुद आपके चेहरे धोऊंगी, आपकी नसें खींचूंगी और आपके दिल में छेद करूंगी। टोन, टेरिफाइंग ग्राफिक। उस लाल कपड़ों वाली चुड़ैल ने नन्ही लड़की की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज और भी भयानक हो गई। चेहरे धोना कुछ इस तरह होता है। उसने अपना हाथ लड़की के चेहरे पर फेरा और एक पल में उसकी कोमल खाल उखड़ गई। नीचे से एक खून से लथपथ डरावना मांस का चेहरा निकल आया। नन्ही बच्ची की चीख पहाड़ों की खामोशी में दफन हो गई। यह आपकी पटकथा स्क्रिप्ट का 10वां भाग है। इस दृश्य में भयानक हिंसा, अलौकिक शक्तियों का टकराव और एक टूटा हुआ दिल है। मैंने इसे 11 लैब्स के लिए इस तरह तैयार किया है कि उस लाल शादी के जोड़े वाली चुड़ैल की नफरत और उसका दर्द दोनों आवाज में महसूस हों। यूट्यूब स्क्रिप्ट पार्ट 10, दी वेडिंग ड्रेस एंड दी अंडरवर्ल्ड पाथ। टोन, गहरा, डरावना और तनावपूर्ण। अंधे तांत्रिक ने अपनी लकड़ी की तलवार उस औरत की ओर तानी। तुम राक्षस हो या प्रेत? उसने चिल्लाकर पूछा। वह औरत जो लाल शादी का जोड़ा पहने थी, चुपचाप खड़ी रही। उसका जोड़ा रेशम का था, जो अब कीचड़ से सन चुका था। उसने अपना हाथ चेहरे पर फेरा और उखड़ी हुई खाल को वापस चिपका लिया। अब वह एक सुंदर दुल्हन जैसी दिख रही थी, बस उसका चेहरा मुर्दे जैसा पीला था। शॉर्ट पॉज 0.5s। तांत्रिक का इन्वर्टिंग कॉम्पास पागलों की तरह घूम रहा था। इसका मतलब था कि यह औरत कोई साधारण भूत नहीं थी। वह कभी एक महान राक्षसी रही होगी, जो मरने के बाद एक ऐसी प्रेतनी बन गई है जो पूरे क्षेत्र पर राज करती है। तांत्रिक ने अपनी तलवार नीचे कर ली और लहजा बदला। देवी, मुझे माफ करें, मैंने गलती से आपके इलाके में कदम रख दिया। लेकिन वह औरत दहाड़ उठी। देवी, क्या तुम्हें मेरा जोड़ा नहीं दिखता? मुझे लेडी कहो। टोन, डार्क एंड वेंजफुल। अचानक तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। उस औरत ने अपनी छतरी बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अंधे तांत्रिक अपनी हृदय की आंखों हर्ट्स आई से देखते हो ना? तो चलो, मैं तुम्हें अपनी हवेली ले जाती हूं। वहां मैं तुम्हें बताऊंगी कि दिल का दर्द क्या होता है। सीन चेंज, द बैटल। टोन, एक्शन फास्ट। तांत्रिक ने अपने लंगड़े शिष्य को पुकारा। लड़के ने अपना भूत पकड़ने वाला बैनर उठाया। अचानक बैनर पर लिखे शब्द चांदी की तरह चमकने लगे। वे शब्द लड़के के शरीर में समा गए। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। वह लड़का बिजली की रफ्तार से चुड़ैल पर झपटा। उसने एक जोरदार लात मारी और चुड़ैल का सिर कटकर दूर जा गिरा। लेकिन बिना सिर वाला शरीर फिर भी आगे बढ़ता रहा। लड़के ने चिल्लाकर अपने हाथ से एक चांदी की उड़ती हुई तलवार, फ्लाइंग स्वॉर्ड, निकाली, जो चुड़ैल के दिल की ओर बढ़ी। लेकिन उस औरत ने उसे अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरा सिर भले ही कट जाए, लेकिन मेरा ये जोड़ा खराब नहीं होना चाहिए। मेरे पति को मेरी सिलाई का काम बहुत पसंद है। टोन, शॉकिंग एंड इंटेंस। उसने अपने कोहनी से लड़के को दे मारा और वह दूर कीचड़ में जा गिरा। चुड़ैल ने अपना कटा हुआ सिर उठाया और वापस अपनी गर्दन पर लगा लिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी आसमान से बिजली कड़की। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी, लेकिन उस औरत ने अपनी छतरी खोली और सारी बिजली उस पर टकराकर बिखर गई। उसने नन्ही जीवर को एक थप्पड़ मारा और वह भी हवा में गायब हो गई। सीन शिफ्ट, चेन पिंगन एंड द यिन गॉड। टोन, टेंस विस्परिंग। इधर चेन पिंगान और बाकी बच्चे भी उसी रास्ते पर फंस चुके थे। यिन गॉड उनके पास प्रकट हुआ।
उसकी आवाज भारी थी, सावधान। हम एक जाल में हैं। यह रास्ता असली नहीं है। यह पाताल का रास्ता, पाथ टू द अंडरवर्ल्ड, है जो उस औरत ने बिछाया है। तभी वह लाल जोड़े वाली औरत उनके सामने आ गई। वह उस अंधे तांत्रिक को पैर से घसीटते हुए ला रही थी। हवा में टंगी सैकड़ों सफेद लालटेनें अब लाल रंग में चमकने लगीं। उसने मुस्कुराते हुए बच्चों को देखा। ओह, कितने सारे विद्वान! 1, 2, 3। मेरे पति भी एक विद्वान बनना चाहते थे। वॉइस शिफ्ट, सैड, ब्रोकन, येट टेरिफाइंग। लिन शॉय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, उन विद्वानों का क्या हुआ जो आपकी हवेली गए थे? चुड़ैल की मुस्कान गायब हो गई। मैंने उन धोखेबाजों को बीच से काट दिया और उन्हें अपने बगीचे में बो दिया। मैं देखना चाहती थी कि क्या इन विद्वानों के शरीर से भी ज्ञान के फूल खिलते हैं, लेकिन वे सब सिर्फ सूखी हड्डियां बनकर रह गए। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने अपनी छतरी फेंक दी, वह छतरी जो कभी उसके पति का प्यार थी। क्लोजिंग टोन, इमोशनल क्राइंग। दुनिया में ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो धोखेबाज न हो। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और सिसकने लगी। स्वामी, मैं आपको दोष नहीं देती। कृपया वापस आ जाइए। उसका रोना पूरे पहाड़ में गूंज उठा। लेकिन उस दुख के पीछे एक खौफनाक मौत छिपी थी, जो अब पिंगान की ओर बढ़ रही थी।